जब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है तब हर सच सामने आता है और हर झूठ टूट जाता है। शिवा सिंह अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। उसने ताकत भी देखी है और धोखे भी सहे हैं, लेकिन अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि उसकी पूरी कहानी का फैसला होगा। हर दुश्मन सामने आने वाला है, हर राज खुलने वाला है और हर चाल का असली सच अब सामने आएगा। क्या शिवा सच में इस अंधेरी दुनिया का सबसे खतरनाक डेंजरस किंग बनेगा, या फिर ये खेल उसे उसी अंधेरे में खत्म कर देगा जहां से उसने शुरुआत की थी? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ऐसी स्टोरीज कैसी लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, तो अभी स्टोरी बॉक्स FM को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा फैसला करने वाला अध्याय। पेनिनसुला होटल। विजय सिंघानिया यानी छोटे सरकार अभी भी तीसरी मंजिल के कॉफ़ी घर में बैठे हुए थे। वह अपने चमकीले लाल रंग के सूट में काफ़ी भड़कीले और आकर्षक लग रहे थे। शिवा सिंह उनके पास गया और ठीक उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। छोटे सरकार, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों, क्या मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता? विजय बाबू ने शिवा की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा। आप जैसे व्यस्त इंसान के पास मेरे बारे में सोचने का समय कहाँ होगा, है ना? शिवा ने मुस्कुराते हुए एक सिगरेट निकाली और उनकी तरफ बढ़ा दी। विजय सिंघानिया ने उसे लिया और होठों के बीच दबा लिया। आग कहाँ है? शिवा ने अपना चेहरा छुआ। मैं लाना भूल गया। आकाश कहाँ है? तुम तो जैसे गायब ही हो गए हो, विजय बाबू ने शिवा से शिकायत की। तुम कभी खुद सिगरेट नहीं जलाते? शिवा ने पलटकर विजय बाबू से शिकायत की। और आप जब भी सिगरेट पीते हैं आकाश को कभी साथ नहीं लाते। उसी समय कॉफ़ी घर का एक बैराई उनके पास आया और शिवा ने चुटकी बजाकर उससे माचिस मांगी। यहाँ माचिस मुफ्त में दी जाती थी और उन पर कॉफ़ी घर के छोटे छोटे विज्ञापन छपे होते थे। दोनों ने अपनी अपनी सिगरेट जलाई और एक एक कश खींचा। शिवा ने विजय बाबू की तरफ इशारा किया। आपके पास केवल यही एक लाल सूट तो नहीं है ना? मैं जब भी आपको देखता हूँ आप यही पहने होते हैं। किसने कहा कि एक ही है? मेरे पास ऐसे 7-8 जोड़े हैं, लेकिन वो सभी लाल रंग के हैं। तुम्हें तो पता ही है कि यह साल मेरी कुंडली के हिसाब से भारी है और ऐसे समय में किस्मत अक्सर साथ नहीं देती। शिवा, क्या तुम ज्योतिष पर विश्वास करते हो? विजय बाबू ने शिवा की तरफ देखा। शिवा उनकी इस नज़र से थोड़ा असहज हो गया और जल्दी से पीछे की तरफ झुकते हुए अपने पैर पर पैर चढ़ा लिया। आपके ऐसा कहने के बाद मुझे लगा जैसे अचानक कोई ठंडी हवा का झोंका गुजर गया। तुम्हारे महसूस करने की क्षमता बिल्कुल सटीक है, विजय बाबू ने कहा। सच कहूँ तो आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। क्या बात कर रहे हैं? शिवा के मुंह से हैरानी में अचानक तेज आवाज़ निकल गई। इतनी जोर से मत चिल्लाओ। विजय बाबू ने झेपते हुए आसपास देखा। आसपास बैठे ग्राहक उनकी तरफ घूर रहे थे। शिवा की प्रतिक्रिया सचमुच बहुत ज़्यादा तेज थी। मैं हैरान क्यों न हूँ? अगर मेरी याददाश्त सही है तो आपने मुझे 6 लाख रुपए का एक कर्ज का पर्चा भी दिया था और अभी तक उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुकाई है। तो तुम मुझे थोड़े से और उधार दे दो और हम बाद में उन 6 लाख रुपयों के साथ पूरा हिसाब एक साथ कर लेंगे। शिवा ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। छोटे सरकार, क्या आपने गणित किसी खेलकूद वाले मास्टर से पढ़ी है? आप तो अपना मतलब निकालने में बहुत माहिर हैं, विजय बाबू ने बेचारगी का नाटक करते हुए कहा। शिवा, जैसा कि तुम जानते हो मेरा नाच घर जल्द ही खुलने वाला है, बस मुझे थोड़े से पैसों की और कमी पड़ रही है। आखिर आपका ये थोड़ा सा कितना है? ज़्यादा नहीं, बस 3-4 लाख रुपये। शिवा अवाक रह गया। मेरे प्यारे मालिक, आपका ये थोड़ा सा पैसा इतना है कि कई आम लोग इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाएं। ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं कामिनी के साथ करार करना चाहता हूँ। उसने 5 लाख रुपये मांगे हैं और मैं किसी तरह सिर्फ 2 लाख रुपये ही जुटा पाया हूँ। अभी भी मेरे पास 3 लाख रुपयों की कमी है। उस कामिनी से कहो कि वह थोड़े कम पैसे ले ले, या कम से कम उसे भी एक कर्ज का पर्चा पकड़ा दो। भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आखिर वो एक बेहद खूबसूरत औरत है, और मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? आखिर मैं भी तो एक खूबसूरत नौजवान हूँ। शिवा, तुम तो मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ। मैं भी इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। वैसे अभी तक हमारी कॉफ़ी क्यों नहीं है? याद रखना, हम दोनों बिल का आधा आधा भुगतान करेंगे। धत्तेरे की, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें डर है कि मैं एक कॉफ़ी के पैसे भी नहीं दे सकता? मुझे डर नहीं है। बात दरअसल यह है कि पिछली बार किसी ने खुद ही बिल आधा आधा करने का सुझाव दिया था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी असलियत पहचान ली है, विजय बाबू ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। विजय बाबू का उतरा हुआ चेहरा देखकर शिवा ने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा,
मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। विजय बाबू मुड़े और मुस्कुराने लगे। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? मैंने आकाश से सुना है कि तुम्हें उद्घाटन के मौके पर बधाई के रूप में पूरे 6 लाख रुपये मिले हैं। कहाँ है वो आकाश? आज तो मैं उसकी जान ही ले लूँगा। आकाश कहाँ है, इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। शिवा थोड़ा नीचे झुका और एक लय में अपनी सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, तो फिर मुझे आपकी मदद करने की कोई ठोस वजह बताए, और यह मत कहिएगा कि हम दोस्त हैं। मैं एक गरीब इंसान हूँ और आप जैसे अमीर मालिक से दोस्ती निभाने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। वजह यह है कि तुम भी बोबो नाच घर में हिस्सेदार हो। विजय बाबू ने कहा, क्या तुम्हें याद है पिछली बार मैंने कहा था कि मैंने तुम्हें 10% की हिस्सेदारी दी है? और अगर तुम्हारे पास हिस्सेदारी है तो तुम भी एक मालिक हुए, है ना? अब जब हमारा नाच घर मुसीबत में है तो भला तुम कैसे मदद नहीं कर सकते? शिवा ने अपनी आंखें घुमाईं। आप सच में बहुत चालाक हैं। आपने मुझे 10% की हिस्सेदारी का झांसा देकर मुझसे 6 लाख रुपये ठग लिए थे और अब आप मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ बनाना क्या होता है? इसका मतलब है किसी को धोखे में रखना। ओह, तो मुझे लगता है कि मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अब तुम मुझे कोई ऐसी वजह बताओ कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे? विजय बाबू ने शिवा को पलटकर जवाब दिया। शिवा काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि आप दिखने में बदसूरत हैं तो क्या ये वजह चलेगी? दफ़ा हो जाओ। कॉफ़ी, जिसका बिल आधा आधा बांटा जाना था, मेज पर आ चुकी थी। विजय बाबू की लगातार मिन्नतों के बाद आखिरकार शिवा मान गया और उसने सबसे पहले 2 लाख रुपये निकालने की हामी भर दी। जहां तक बचे हुए 1 लाख रुपयों का सवाल था, विजय बाबू को खुद ही इसका कोई रास्ता निकालना था, चाहे वो अपनी गाड़ी और घर बेचें या फिर खुद को किसी रंगीन गली में नीलाम कर दें। जो भी हो, शिवा के पास अब और पैसे नहीं थे और वह आगे मदद करने में पूरी तरह से असमर्थ था। काफ़ी देर तक शिवा का खून चूसने के बाद विजय बाबू को यह एहसास हो गया था कि अब वह शिवा से एक भी पैसा और नहीं निकाल सकते। इसलिए उनके दिमाग में एक और तरकीब आई और उन्होंने कहा कि शिवा ने जो 2 लाख रुपये दिए हैं उन्हें भी वह हिस्सेदारी में बदल देंगे। इस तरह अब बोबो नाच घर में शिवा की 30% की हिस्सेदारी हो जाएगी। शिवा के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वह सच में चाले चलने में बहुत माहिर थे। असल में ये बात हर कोई जानता था कि इस दौर में जब तक आपके पास अच्छी जान पहचान और रसूख है, किसी भी क्लब का मुनाफा कमाना लगभग तय ही था। विजय बाबू ने बस बहुत ही चतुराई से शिवा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया था। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये बोबो नाच घर असल में सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी, बस फर्क इतना था कि उसने अभी तक अंडे देना शुरू नहीं किया था। अरे हाँ, आपका बोबो नाच घर कब खुल रहा है? शिवा ने अपनी कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए पूछा। सब कुछ तय हो चुका है, 15 दिसंबर को, विजय बाबू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ये कैसा खास दिन है? क्या इस दिन आपका जन्मदिन है या आपके पिताजी का जन्मदिन है? चुप रहो, उस दिन बोबो का जन्मदिन है। आपके उस कुत्ते का। कुत्ता किसे कह रहे हो? वह एक विदेशी नस्ल का कुत्ता है। लगता है आपने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है। बिल्कुल, मैं उसे अपने बेटे की तरह मानता हूँ। वह बहुत ही आज्ञाकारी, अच्छा, शरीफ और संस्कारी कुत्ता है। ओए होए, और आज तो मैं उसे अपने साथ यहाँ भी लाया हूँ। बोबो, तुम कहाँ भाग गए? विजय बाबू ने बड़े उत्साह से पुकारा। शिवा ने अचानक पूछा, छोटे सरकार, क्या आपका वह विदेशी कुत्ता पीले रंग का है? हाँ। क्या उसके गले में धातु का पट्टा बंधा हुआ है? हाँ। तो फिर यह बात बिल्कुल सच है, वह सच में बहुत शरीफ है जो दरवाजे के पास कोने में एक कुतिया के साथ अपने संस्कार दिखा रहा है। शिवा ने दरवाजे के पास वाले कोने की तरफ इशारा किया। मैं अभी अपने बच्चे को लेकर आता हूँ, विजय बाबू ने जोर से चिल्लाकर कहा। शिवा ने निराशा में अपना सिर हिलाया। जैसा बाप वैसा बेटा। विजय बाबू से विदा लेते समय शिवा ने बातों बातों में बैंक में अपने आदमियों को नौकरी पर लगवाने का जिक्र किया। ये काम उसे शिखा दीदी ने सौंपा था और वह इसे हर हाल में पूरा करने की ठान चुका था। शिवा को लगा था कि विजय बाबू इस पर थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही उदारता दिखाते हुए तुरंत हाँ कर दी। जब तक उनके पास सही शिक्षा है और वे मेहनत करने को तैयार हैं, तब तक बैंक में काम करने में कोई बुराई नहीं है। विजय बाबू ने बोबो को एक लात मारी, जो अभी भी उस छोटी कुतिया की तरफ घूर रहा था। ओह, एक बात और है, क्या आप किसी बड़े सितारे या मशहूर अभिनेता को जानते हैं? क्या कामिनी को इसमें गिना जा सकता है? छोड़िए, रहने दीजिए। तुम किसी सितारे को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम किसी पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो? मैं उन्हें अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए काम पर रखने वाला हूँ। शिवा ने कहा, मैं खुद का एक खाने पीने का ब्रांड शुरू करना चाहता हूँ। विजय बाबू ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे इरादे तो बहुत ऊंचे हैं। सितारों को ढूंढना बहुत आसान है।
सीधे दृश्य स्टूडियो चले जाओ। वहाँ सबसे ज़्यादा सितारे हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ। या फिर उनकी फिल्मों में पैसा लगा दो, वह किसी भी प्रचार से ज़्यादा असरदार होता है। उन्होंने बोबो को एक और लात मारी और बोबो उस कुतिया को देखकर दर्द में गुर्राने लगा। शिवा ने अपना सिर हिलाया। दृश्य स्टूडियो की फिल्मों में पैसा लगाना एक बेहतरीन विचार लग रहा था। अपनी उंगलियों में सिगरेट थामे हुए उसने बोबो की तरफ इशारा किया और सलाह दी, इसकी नसबंदी करवा दीजिए। शाम ढलने लगी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद शिवा अपनी गाड़ी चलाकर धारावी वापस लौटा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी खड़ी की, उसने रमेश चाचा की आवाज़ सुनी, जो सुबह अपना कूड़ा फेंकने गए थे। वह उस पर चिल्ला रहे थे, शिवा, तुम्हारे घर पर कुछ हो गया है, जल्दी ऊपर जाकर देखो। शिवा एक पल के लिए सन्न रह गया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किए बिना ही वह हड़बड़ाहट में ऊपर की तरफ भागा। रास्ते में सभी पड़ोसी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। शिवा समझ गया कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है और वह तेज़ी से भागकर अपने घर की तरफ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही शिवा ने देखा कि दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। वह आगे बढ़ा और देखा कि कमरे में सब कुछ तहस नहस पड़ा था। बर्तन, तकिए और बिस्तर ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। क्या घर में चोर घुस आए हैं? शिवा के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया। लेकिन तभी शिवा की नज़र तीसरी दादी पर पड़ी, जो सोती हुई बबली को अपनी गोद में लिए बिस्तर के किनारे बैठी थीं। शिवा, आखिरकार तुम वापस आ गए। तीसरी दादी, क्या हुआ है? तीसरी दादी ने उठने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उन्होंने बबली को गोद में लिया हुआ था और वे काफ़ी बूढ़ी थीं, इसलिए वे उठ नहीं पाईं। शिवा ने जल्दी से आगे बढ़कर बबली को बिस्तर पर लिटाने में उनकी मदद की। अच्छा हुआ तुम आ गए। शिखा को पुलिस ने हीरे चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारे घर की भी पूरी तलाशी ली गई। शिखा कितनी अच्छी लड़की है। वह हमेशा मुझे पानी भरने और खाना बनाने में मदद करती थी और उसने मुझे छुपकर पैसे भी दिए थे। अफसोस कि मैं बहुत बूढ़ी और किसी काम की नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी ही मदद कर सकती हूँ। शिवा का दिमाग भन्ना गया। मेरी दीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। वे उसे किस पुलिस थाने ले गए हैं? मैंने सुना है कि कोलाबा पुलिस थाने के लोग थे, तीसरी दादी ने कहा। तुम जल्दी से जाकर उसे देखो, मैं तब तक बबली का ख्याल रखूंगी। रोशनी में बबली गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे अभी भी आंसुओं के निशान थे। शिवा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के सबसे नाजुक हिस्से में कोई सुई चुभो दी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी, मैं अपनी दीदी को जल्द ही वापस ले आऊँगा। शिवा पलटा और घर के बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर बहुत सारे लोगों ने पहले ही रास्ता रोक रखा था। शिवा को लगा कि वे लोग यहाँ तमाशा देखने आए हैं, लेकिन तभी मछली वाला मगन, जिसकी शिखा दीदी से बिल्कुल नहीं बनती थी, अचानक बोला, शिवा, जल्दी जाओ और अपनी दीदी को वापस ले आओ। हाँ, भले ही उसकी ज़बान थोड़ी कड़वी है, लेकिन वह एक बहुत अच्छी इंसान है, शांति चाची ने कहा। उसने मेरे बेटे को स्कूल जाने के लिए पैसे उधार दिए थे, रामू चाचा ने कहा। उसने मेरी बेटी के लिए कपड़े सिले थे। लंगड़ी शिखा कभी चोरी नहीं कर सकती। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम सम्मान के साथ जीते हैं। बिल्कुल सही, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। एक एक करके लोग आगे आए। न जाने क्यों शिवा को अपने दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पड़ोसी ऐसे ही तो होते हैं, भले ही वे दिखावा करते हों और आपस में लड़ते झगड़ते हों, लेकिन जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ... मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। ये हमेशा से शिवा का काम करने का उसूल रहा था। लोगों से पूछताछ करके शिवा को इस घटना के बारे में और भी बातें पता चलीं, जैसे कि यह सब कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है। बिना देर किए शिवा ने लंगड़े बलवंत को फ़ोन मिलाया। उस समय बलवंत भाई मध्य मुंबई में अंडरवर्ल्ड के कई बड़े सरगनाओं के साथ बातचीत कर रहे थे, या सही शब्दों में कहें तो वे इलाकों का बंटवारा कर रहे थे। जब से रणविजय सिंह चीफ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बने थे, उन्होंने साउथ बॉम्बे, मध्य मुंबई और बाहरी इलाकों समेत कई जगहें लंगड़े बलवंत को सौंप दी थीं। इतने बड़े इलाके को अकेले संभालना बलवंत के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि एकता गैंग के पास भी आदमियों की कमी थी। इसके अलावा ये शहर खुद एक ऐसी जगह थी जहां एक से बढ़कर एक खूंखार लोग मौजूद थे। बलवंत भी यह बात अच्छे से जानता था कि अगर उसे अकेले सारा मज़ा लूटना है तो उसे दूसरों को भी थोड़ा बहुत हिस्सा देना होगा और हर चीज़ में हद पार नहीं करनी चाहिए। खासकर जब ये इलाके पहले 4 बड़े गिरोहों के कब्जे में थे, तो बलवंत को थोड़ा झुकना ही था और उनके लिए कुछ इलाके छोड़ने थे। ठीक उसी समय जब बलवंत अंडरवर्ल्ड के चारों सरगनाओं के साथ बैठक कर रहा था, शिवा का फ़ोन आ गया। बलवंत के खास आदमी शिव ने फ़ोन उठाया, फिर वह बलवंत की तरफ मुड़ा और बोला, मालिक, शिवा का फ़ोन है। बलवंत ने अपनी उंगलियों के बीच सिगार दबाए हुए फ़ोन की तरफ इशारा किया। वह अपनी जगह से उठने में भी आलस कर रहा था। शिव ने लैंडलाइन उठाया और दोनों हाथों से उसे बलवंत की तरफ बढ़ा दिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ बलवंत ने चारों सरगनाओं से कहा, एक पल रुकिए, मुझे ये फ़ोन उठाना है।
चारों सरगनाओं ने उसकी तरफ देखा, उनके चेहरों पर थोड़ी नाराजगी साफ झलक रही थी। आखिरकार वे अपने अपने गिरोह के बड़े नेता थे। आज हर कोई बलवंत की मदद मांग रहा था और कई बार उन्हें अपना गुस्सा पीकर खामोश रहना पड़ता था, क्योंकि बलवंत अब इंस्पेक्टर रणविजय सिंह का चहेता बन चुका था। लेकिन अब बलवंत साफ तौर पर उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। इतने ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा करते हुए वह अचानक फ़ोन क्यों उठाएगा? क्या उसे लगता है कि फ़ोन पर बात करने वाला इंसान उनसे ज़्यादा अहम है? बलवंत ने उन चारों सरगनाओं के चेहरों के भावों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसके दिल में वह केवल हचिसन गिरोह के सफ़ेद बालों वाले बॉस, न्यू गैंग के बॉस, कंपनी के किंग और अन्ना गैंग के गॉड से थोड़ा बहुत सतर्क रहता था। जहां तक इन सरगनाओं की बात थी, उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बलवंत ने अपने सिगार का एक कश खींचा, धुआं छोड़ा और फिर बहुत ही घमंड से फ़ोन पर बोला, हेलो, क्या शिवा बोल रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? फ़ोन के दूसरी तरफ से शिवा ने पूछा, ये हीरे का क्या बकवास चक्कर है? बलवंत एकदम से हैरान रह गया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी दीदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलवंत फिर से हैरान हो गया। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तेरी ऐसी की तैसी, भाड़ में जा तू। खट, शिवा ने फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ बलवंत अवाक होकर फ़ोन पकड़े हुए था। उसे इस बात को समझने में थोड़ा समय लगा। उसने चारों तरफ देखा और पाया कि वे चारों सरगना भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। शिवा की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उन्होंने भी इसे सुन लिया था। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वह बलवंत को ऐसे अपशब्द कहे? बलवंत का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और फिर गुस्से से लाल हो गया। वह अचानक उछला और उसने टेलीफोन को पटक कर चकनाचूर कर दिया। कमीने, हमेशा मैं लोगों को गालियां देता हूं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे गाली दे। बलवंत को इस तरह अचानक गुस्से में भड़कते देखकर चारों बड़े गिरोहों के नेताओं के चेहरे का रंग भी उड़ गया। चारों सरगना, जो इस दुनिया के पुराने खिलाड़ी थे, एक साथ झुके और बोले, बलवंत भाई, क्योंकि आपको ज़रूरी काम है, इसलिए हम अभी के लिए विदा लेते हैं। ये कहकर किसी भी मुसीबत में फंसने के डर से वे बलवंत के कुछ कहने से पहले ही वहां से खिसक लिए। कोई भी बेवकूफ़ नहीं था, वे सब जानते थे कि लंगड़ा बलवंत पैदाइशी तौर पर हिंसक है और वह अपना सारा गुस्सा उन पर भी उतार सकता है। उन चारों सरगनाओं के जाने के बाद कमरे में केवल शिव और देव ही बचे थे। वे बलवंत के अंगरक्षक थे, इसलिए छुपने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बलवंत से पूछा, बलवंत भाई, आखिर हुआ क्या है? बलवंत अभी भी आग बबूला था। उसने अपनी बैसाखी का सहारा लिया और कहा, उस कमीने शिवा की इतनी हिम्मत कि उसने फ़ोन पर मुझे गाली दी। देव और शिव ने एक दूसरे की तरफ देखा। ज़रूर कोई वजह रही होगी, है ना? वह कह रहा था कि उसकी दीदी को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अगर उसे पुलिस पकड़ ले तो इसमें मेरा क्या लेना देना? धड़ाम, बलवंत ने अपनी बैसाखी उठाई और बाईं ओर रखे बड़े से फूलदान को चकनाचूर कर दिया। बलवंत भाई, कहीं यह उस हीरे के चक्कर में तो नहीं है? बलवंत एक पल के लिए रुका, फिर उसने अजीब तरीके से अपनी गर्दन घुमाई, अपनी बैसाखी उठाई और काफ़ी देर तक झिझकने के बाद उसे दाईं ओर रखे बड़े फूलदान पर भी दे मारा। तुम लोग जाकर पता लगाओ, क्या मैंने सच में उस लड़के के साथ कुछ गलत किया है? जी, बलवंत भाई। देव और शिव जल्दबाजी में वहां से निकल गए। बलवंत अभी भी गुस्से में उबल रहा था। अपनी बैसाखी को ज़मीन पर जोर से पटकते हुए बोला, तेरा तो मैंने तेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और तू अपनी दीदी के लिए मुझे गालियां दे रहा है। मैं सच में बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में। ... शिवा ने फ़ोन काटा और धीरे से सांस छोड़ी। उसने बलवंत को जानबूझकर भड़काने के लिए ऐसा किया था। शिवा शुरू से ही लंगड़े बलवंत के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहता था। उसे लगता था कि उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति है, उसके काले कारनामे बिल्कुल भी साफ नहीं हैं और भविष्य में वह जेल जाने वाला अपराधी है। उसका मानना था कि ऐसे इंसान के साथ जुड़ने का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए शिवा ने बलवंत से सारे रिश्ते तोड़ने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल किया और अब सबसे अच्छा यही होगा कि वे अलग अलग रास्ते पर चलें और कभी एक दूसरे की शक्ल ना देखें। ये सब करने के बाद शिवा तुरंत किसी ऐसे इंसान को ढूंढने निकल पड़ा जो उसकी दीदी को बचाने में मदद कर सके। जिसने इस बार शिखा दीदी को गिरफ्तार किया था वह कोलाबा जिले का मुख्य इंस्पेक्टर प्रकाश था, जिसे लोग बड़ा सिर प्रकाश बुलाते थे। वह एक बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान था, ऐसा नहीं जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। इसलिए शिवा को ऐसे इंसान की तलाश थी जो उस पर दबाव डाल सके। इंस्पेक्टर रणविजय सिंह, केशव भाई, यहाँ तक कि रणविजय सिंह के साथ रहने वाला गप्पू भी यह काम आसानी से करवा सकता था। लेकिन शिवा ने उन्हें नहीं चुना, इसके बजाय उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन इंस्पेक्टर यशवंत को चुना। यशवंत को ही क्यों चुना? क्योंकि कोलाबा का मुख्य इंस्पेक्टर प्रकाश पहले यशवंत का ही चेला हुआ करता था, एकदम चापलूस और चमचा। अब यशवंत इस मामले में कदम रखेगा तो क्या इसे संभालना आसान नहीं हो जाएगा?
अंधेरी यशवंत विला। पहले की उस चहल पहल की तुलना में अब यशवंत का घर एकदम सूना पड़ा था। कोई मेहमान नहीं था, यहाँ तक कि कोई परेशान करने वाला बूढ़ा भी नहीं, तो तोहफे लेकर बधाई देने आने वालों की तो बात ही छोड़िए। वह वीरान बैठक, जो कभी तरह तरह के तोहफों से भरी रहती थी, अब पूरी तरह खाली थी। यहाँ तक कि यशवंत की पसंदीदा पुरानी कलाकृतियाँ और चित्रकारी भी हटा दी गई थीं, जिससे कमरा बिल्कुल खाली लग रहा था। यशवंत अपनी हिलने वाली कुर्सी पर लेटा हुआ था, जो ऊपर नीचे झूल रही थी। उसके बगल में एक ग्रामोफोन रखा था, जिस पर मशहूर गायक उस्ताद दीनानाथ का गीत पतझड़ का दुख बज रहा था। यशवंत का वफादार गुर्गा गज्जू एक तरफ पहरा दे रहा था, जबकि बाकी सभी नौकरों और सेवकों को बाहर निकाल दिया गया था। यशवंत ताल के साथ ताली बजाते हुए गा रहा था, ठंडी हवा संदेश लाती है, पतझड़ का चांद असीम है, और मेरा दुख ऐसा है जैसे हर एक दिन एक साल के बराबर हो। गज्जू खुद को रोक नहीं पाया और झुककर बोला, यशवंत बाबू, क्या आपने बोल गलत गा दिए? बिल्कुल सही, मैं पूरी तरह होश में हूँ। यशवंत ने बगल की मेज से चाय का प्याला उठाया, आंखें सिकुड़कर चाय का एक घूंट लिया, फिर अपना सिर पीछे झुकाया ताकि चाय उसके मुंह में घूमे और गला तर हो जाए, और फिर एक ही घूंट में उसे निगल गया। हाल के सालों में वे कमीने या तो मुझसे पैसे मांगने आए हैं या फिर धमकी भरे फ़ोन किए हैं, यह मान करते हुए कि मैंने जो कुछ भी निगला है उसे उगल दूं। सोना चांदी तो एक बात है, लेकिन महंगे पकवान, मांस और मछलियाँ, वो सब तो मैं खा गया। क्या वे चाहते हैं कि मैं उन्हें मल के रूप में बाहर निकालूं? क्या वे मल खाएंगे, ये हरामी? गज्जू अच्छी तरह समझता था कि यशवंत के उन शब्दों का क्या मतलब था। सबको शुरू में लगा था कि यशवंत मुंबई के 3 मुख्य इलाकों का नया मुख्य इंस्पेक्टर बनने वाला है, और वे सब उसे खुश करने के लिए तोहफे लेकर आए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि रातों रात हालात इतने बदल जाएंगे। रणविजय सिंह न केवल उस पद पर पहुंच गया, बल्कि उसने यशवंत को बुरी तरह कुचल भी दिया। नतीजतन जिन लोगों ने तोहफे दिए थे वे खुश नहीं थे और अपने तोहफे वापस मांगने आ गए। यशवंत का मुंह बोलते बोलते दुखने लगा था। उसने वह सब लौटा दिया जो अभी भी नया था, लेकिन जो खाना खाया जा चुका था और जो चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी थीं उन्हें वह कैसे लौटा सकता था? वैसे गज्जू, मेरी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी और चौथी पत्नी कहाँ हैं? मुझे वे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। गज्जू के होंठ हिले, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर रुक गया। यशवंत, जो अच्छी तरह जानता था कि वह कैसा इंसान है, उसका चेहरा देखकर तुरंत कारण समझ गया। उसने चाय का प्याला पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ये चारों नीच, बेकार औरतें, क्या उन्हें डर है कि मैं उनसे रेशम, साटन, सोने और चांदी के जेवर मांगूंगा? मेरी किस्मत कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं यशवंत अपनी औरतों के सामने कभी भीख नहीं मांगूंगा। गज्जू ने जल्दी से कहा। चारों पत्नियां इस बात से परेशान थीं कि आप, यशवंत बाबू, बहुत गुस्से में हैं और उन्हें डर था कि आप भड़क जाएंगे, इसलिए वे छिप गई हैं। अच्छा ही हुआ, तुम हमेशा बकवास करते रहते हो, मुझे शांति से रहने ही नहीं देते, यशवंत ने कहा, लेकिन उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी। सत्ता के भूखे और कमजोरों को लात मारने वाले लोग मुझसे दूर रहें तो समझ आता है, लेकिन मेरी अपनी औरतें भी मेरे साथ किसी छूत की बीमारी जैसा बर्ताव कर रही हैं। यह एहसास सच में बहुत बुरा है। जब यशवंत अंदर ही अंदर घुट रहा था, तभी बाहर से रंगा ने आवाज़ दी, यशवंत बाबू, कोई आपसे मिलने आया है। अब कौन हरामी मुझे ढूंढ रहा है? मेरे पास यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है, उसे कहो यहाँ से दफा हो जाए। यशवंत दहाड़ा, वह शिवा सिंह है क्या? प्रताप सिंह। यशवंत की आंखें तेजी से घूमीं। उसे मुझसे क्या काम है? मुझ पर हंसने आया है, मेरा मजाक उड़ाने। उसने कहा कि उसे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह मुझसे बात करना चाहता है। सब जानते हैं कि वह रणविजय का चहेता है। वह रणविजय के पास जाने के बजाय मेरे पास क्यों आ रहा है? उसे अंदर आने दो। यशवंत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि वह तुरंत बोला, 1 मिनट रुको, मुझे पहले ठीक से तैयार होने दो। गज्जू, क्या तुम्हें लगता है मुझे खुद को संवारने की ज़रूरत है? मेरे बाल काढ़ो, मैं अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। ... कुछ पलों बाद शिवा को बैठक में बुलाया गया। यशवंत ने अपने कपड़े बदल लिए थे और आराम कुर्सी पर सीधा बैठा था। वह बहुत ऊर्जावान लग रहा था, एकदम किसी वरिष्ठ इंस्पेक्टर की तरह। उसके मुंह में एक बड़ा सिगार था और वह तिरछी नज़रों से शिवा को देख रहा था। शिवा ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, इंस्पेक्टर यशवंत, नमस्ते। यशवंत ने नाक सिकुड़ते हुए ठंडी सांस ली, अपना रुतबा बनाए रखते हुए धीरे से धुएं का एक छल्ला छोड़ा। प्रताप सिंह, यहाँ कैसे आना हुआ? यशवंत बाबू, मुझे सिर्फ शिवा कहिए। प्रताप सिंह बहुत औपचारिक लगता है। दूरियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। मैं किसी भी वक्त खुद को इस नाम की याद दिला सकता हूँ, क्योंकि इसी प्रताप ने मेरी ये दुर्दशा की है। यशवंत बाबू, आप बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे हैं। हम सभी समझदार इंसान हैं, परेशान क्यों होना? शिवा ने कहा और बिना किसी संकोच के एक कुर्सी ढूंढकर बैठ गया।
उसने गज्जू की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास चाय है? क्या तुम एक प्याला पिलाना चाहोगे? गज्जू के मुंह से हम की आवाज़ निकली और उसने यशवंत की तरफ देखा। यशवंत बोला, जाओ, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं, यशवंत, एक प्याला पानी भी नहीं पिला सकता? स्नेह से पानी मीठा हो जाता है, लेकिन बेरुखी से पानी का स्वाद और भी आनंददायक हो जाता है। मेरी किस्मत अभी खराब चल रही है, इसलिए मैं केवल प्रताप बाबू को एक अच्छी दावत दे सकता हूँ। इस कष्ट के लिए आपका धन्यवाद। शिवा ने पूरी बातचीत के दौरान मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही चाय परोसी गई। यशवंत को लगा था कि शिवा को उससे कुछ बात करनी है और वह खुद ही उस विषय को उठाएगा। लेकिन शिवा बहुत धीरे धीरे चाय पी रहा था, मानो उसने 8 जन्मों से कुछ पिया ही न हो। वह उसके मजे ले रहा था, चाय के एक प्याले के साथ तरह तरह के खेल खेल रहा था। आखिरकार यशवंत का सब्र टूट गया। ठीक है प्रताप, मैं हार मानता हूँ। मैं तुम्हारी इस दिमागी शांति और धैर्य रखने के हुनर की बहुत दाद देता हूँ। तो आज यहाँ आने की वजह क्या है? तब शिवा, मानो किसी लड़की के साथ इश्क फरमा रहा हो, यशवंत की आंखों में गहराई से देखने लगा। 1 पल, 2 पल, 3 पल बीत गए और जैसे ही यशवंत उसकी नज़रों के सामने घुटने टेकने ही वाला था और अपनी नज़रें हटाने वाला था, शिवा ने धीरे से कहा, मैं आपसे एक व्यक्ति को बचाने में मदद मांगना चाहता हूँ, यशवंत बाबू। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है और उसे कोलाबा पुलिस थाने में बंद रखा गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, कोलाबा का मुख्य इंस्पेक्टर प्रकाश आपका ही आदमी है, यशवंत बाबू। आपके सिर्फ एक इशारे से यह मामला सुलझ सकता है। यशवंत मुस्कुराया, अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लेते हुए बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह व्यक्ति जो हिरासत में है, तुम्हारा क्या लगता है? शिवा ने भारी आवाज में कहा, वह मेरी बड़ी बहन है। यशवंत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, तो वह तुम्हारी बड़ी बहन है। प्रताप, मैं तुम्हारी और भी ज्यादा दाद देने लगा हूँ। तुम्हारी बहन जेल की कोठरी में मुसीबतें झेल रही है और तुम यहाँ मेरे साथ आराम से चाय पी रहे हो। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, या ये कि तुम पूरी तरह से पत्थर दिल हो? शिवा ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा। अगर मैंने आते ही आपसे मदद मांगी होती तो क्या आप मान जाते? नहीं, यशवंत ने सिर हिलाया। बस यही बात है। तो अब क्या आपके मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है? यशवंत, उसे यह मानना पड़ा कि शिवा के इस बर्ताव ने सच में उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। शिवा ने अपनी बात जारी रखी, अगर मैं आपसे तुरंत कुछ मांगता तो आप यकीनन गुस्से में मुझे बाहर निकाल देते। इसके विपरीत, आपके साथ आराम से चाय का मजा लेते हुए और इतनी सारी बातें करते हुए आपके अंदर जानने की इच्छा पैदा होगी और मुझे बात को आगे बढ़ाने की जगह मिल जाएगी। यशवंत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये प्रताप सच में एक बहुत बड़ा कमीना है। उसने तो इस तरह से किसी के खिलाफ साजिश भी रच ली। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं जानने के लिए बेताब हूं। तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुमने अपने इंस्पेक्टर रणविजय से मदद क्यों नहीं मांगी? वह अब हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी का मुख्य इंस्पेक्टर है। वह अपनी उंगली के एक इशारे से तुम्हारी बहन को बाहर निकाल सकता था। शिवा मुस्कुराया, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यशवंत एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ मुझसे मदद मांगने आए हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। बगल में खड़ा गज्जू भी पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे लग रहा था कि शिवा के सोचने का तरीका कुछ ज्यादा ही अप्रत्याशित है। शिवा खड़ा हुआ और अपनी टाई को ठीक किया। यशवंत बाबू, आप एक समझदार इंसान हैं, आपको पता होना चाहिए कि अभी हालात कैसे हैं। मैंने रणविजय भाई को हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी के मुख्य इंस्पेक्टर का पद दिलाने में मदद की, लेकिन मैंने आपको नाराज कर दिया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप मुझे जिंदा नोच लेना चाहते होंगे। यशवंत ने अपनी आंखें घुमाईं। गज्जू ने मन ही मन सोचा, तुम बहुत दयालु हो लड़के। यशवंत बाबू ने तो अब तक तुम्हें 1000 बार टुकड़ों में फाड़ दिया होता। लेकिन सच्चाई सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि आप अपनी हार मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर आप गलत हैं तो आपको यह मानना होगा, और अगर आपको चोट लगती है तो आपको डटकर खड़ा रहना होगा। यशवंत बाबू, आप एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर मैं कुछ न भी कहूं तब भी आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। यशवंत की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मुझे काम करने का तरीका सिखा रहे हो? गलत। मैं यशवंत बाबू को याद दिला रहा हूं कि अब एक मौका है। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो ये रणविजय भाई को अपनी नेकी दिखाने जैसा होगा, जिससे आप दोनों के बीच का तनाव कम हो जाएगा। रणविजय भाई बहुत ही व्यावहारिक इंसान हैं। यशवंत बाबू, आप एक काबिल इंसान हैं और वह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तक यशवंत बाबू थोड़ा सा झुकने को तैयार हैं, आप अब भी मुख्य इंस्पेक्टर बने रहेंगे। अब भी वही ताकतवर और रुतबे वाले यशवंत रहेंगे। गज्जू आगे बढ़ा, यशवंत बाबू, इसकी बातों में काफी दम नजर आ रहा है। यशवंत, दफा हो जाओ यहाँ से। शिवा हल्का सा मुस्कुराया, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मौका आपका है, यशवंत बाबू।
इसे खुद ही पकड़ लीजिए। अलविदा। इतना कहकर शिवा जाने के लिए मुड़ा। यशवंत की आंखें चारों ओर घूमी, फिर उसने अपने दांत पीसे और खड़ा होकर बोला, प्रताप, अरे नहीं शिवा बाबू। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? रिपल्स बे, रणविजय की हवेली। अध्ययन कक्ष के अंदर एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। गप्पू अपने उस फाइल बैग से सारे पैसे खाली कर रहा था जो वह रणविजय को खुश करने के लिए रिश्वत के तौर पर लाया था। दस्तावेजों के फोल्डर पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे, जबकि मेज पर नए नवेले रुपयों की गड्डियों का ढेर लगा था, और वो सभी हजार हजार के नोट थे। इतनी सारी नकदी देखकर गप्पू ने उत्साह से भरते हुए कहा, रणविजय भाई, मुझे नहीं लगा था कि ये मौकापरस्त लोग इतने दरियादिल होंगे। ये लगभग 30 लाख है। गप्पू बोल ही रहा था कि उसने ध्यान दिया कि रणविजय उतना खुश नहीं था जितना उसने सोचा था। रणविजय अपनी उंगलियों के बीच सिगार दबाए कुर्सी पर पैर रखकर पीछे की ओर झुका हुआ था। छोटे गप्पू, क्या यह अजीब नहीं है? जब मैं गरीब था तो मुझे इतना सारा पैसा देखना बहुत पसंद था। मुझे इसकी महक भी बहुत अच्छी लगती थी। रणविजय ने लापरवाही से पैसों की एक गड्डी उठाई, उसे सूंघा और फिर वापस फेंक दिया। लेकिन अब मैं अपने अंदर वह पहले वाला उत्साह नहीं ढूंढ पाता, वह धड़कन जो मेरी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देती थी। गप्पू एक पल के लिए रुका, अपनी आंखें सिकुड़ीं और उसका गोल मटोल चेहरा हिलने लगा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हाल ही में बहुत थके हुए हैं, रणविजय भाई। पैसा किसे पसंद नहीं है? मुझे नोटों को अपनी बाहों में भरकर सोना बहुत पसंद है। मेरी छोटी पत्नी तो ये भी कहती है कि मैं पक्षपाती हूँ, कि मैं उससे ज्यादा पैसे से प्यार करता हूँ। रणविजय भाई, आप तो जानते ही हैं, औरतों का कोई भरोसा नहीं, पैसा ही सबसे ज्यादा काम आता है। रणविजय मुस्कुराया और उसने अपनी सिगार की भूरी सफ़ेद राख झाड़ी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब तुम सुअर की चर्बी बेचते थे तब तुम कितने गरीब थे। अब तुम्हारी क्या हालत है? तुमने कितनी पत्नियां रखी हैं? गप्पू हंसा, क्या ये सब आपकी वजह से नहीं है, रणविजय भाई? ये औरत भले ही भरोसेमंद न हो, लेकिन यह आपका बिस्तर तो गर्म कर ही सकती है और कभी कभी आपकी देखभाल भी कर सकती है। मेरे पास बहुत सारी नहीं है, बस 3 हैं। रणविजय हंसा और उसने अपनी सिगार से किताबों की अलमारी के बगल में रखे तोहफों की ओर इशारा किया। वहां बाघ के लिंग रखे हैं। जब तुम जाओ तो ताकत के लिए कुछ ले जाना, ताकि तुम्हें हमेशा औरतों की शिकायतें न सुननी पड़ें। रणविजय भाई, आप मुझे कम आंक रहे हैं। मैं बहुत ताकतवर हूँ। गप्पू अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, अपना सीना फुलाया और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, आपको पता है, चोर बाजार में हमें जो 1000 साल पुरानी सुंदरी मिली थी, उसे कोई नहीं संभाल पाया था, लेकिन मैं फिर भी उसका दिल जीतने में कामयाब रहा। मैंने किस चीज़ का सहारा लिया? अपने लुक्स का नहीं, अपने पैसे का नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति का। रणविजय खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। जब से वह हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी का मुख्य इंस्पेक्टर बना था, तब से हर कोई या तो उसका सम्मान करता था या उससे डरता था। गप्पू जैसे लोग जो उसके साथ मजाक करने की हिम्मत करते थे, अब बहुत कम होते जा रहे थे। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। रणविजय खुशी से मुस्कुरा रहा था। गप्पू ने मौका देखकर कहा, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, रणविजय भाई। सब जानते हैं कि आप एक मशहूर दिलफेंक आशिक हैं, रणविजय भाई। आप ही तो थे जिन्होंने उस वक्त श्वेता को मारा था। गप्पू की इस तारीफ से रणविजय और भी ज्यादा खुशी से मुस्कुराने लगा। तभी केशव अंदर आया, उसने गप्पू की ओर देखा और फिर रणविजय के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। रणविजय के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। उसने अपने मुंह में सिगार को कुछ बार घुमाया और फिर घमंड से बोला, ये शिवा काफी दिलचस्प है। जब उसकी बहन मुसीबत में थी तो वह मेरे पास नहीं आया, बल्कि यशवंत को ढूंढने चला गया। केशव ये समझ नहीं पा रहा था कि रणविजय खुश है या नाराज। सच कहा जाए तो जब से रणविजय हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी का मुख्य इंस्पेक्टर बना था, वह पहले से कुछ अलग हो गया था। अब वह अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता था, जिससे लोगों के लिए यह अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो गया था कि वह क्या सोच रहा है। इस शिवा को सच में काम करने का तरीका नहीं पता। अगर उसे रणविजय भाई की मदद चाहिए तो उसे सीधे बता देना चाहिए। इसके बजाय वह अपना नाम बनाने के लिए चुपके से वहां चला गया। गप्पू ने अचानक बगल से कहा। केशव ने गप्पू को हैरानी से देखा। रणविजय ने अपनी सिगार का कश लेते हुए पूछा, मुझे बताओ, वह इस बार मेरी मदद कैसे कर रहा है? गप्पू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, रणविजय भाई, आप इतने समझदार हैं, क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है? हर कोई देख सकता है कि आपकी और यशवंत की आपस में नहीं बनती। लेकिन यशवंत की जड़ें बहुत गहरी हैं, उसके बहुत से समर्थक हैं और विदेशी भी उसका साथ देते हैं। रणविजय भाई, आपके लिए उसे एक ही झटके में मारना नामुमकिन है। एक कनखजूरा भी आसानी से नहीं मरता, आप भी शायद उससे परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब जब शिवा ने कदम उठाया है तो हालात अलग हैं। जब से आपने यह ऐलान किया है कि आप शिवा को अपना गॉडफादर बनाना चाहते हैं, तब से सब जानते हैं कि आप उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं।
अब जब शिवा यशवंत के पास गया है तो अगर यशवंत समझदार है तो वह खुद आगे बढ़कर शिवा की मदद करेगा। शिवा की मदद करना आपकी मदद करने जैसा ही है, और आपकी मदद करना आपके प्रति अपनी नेकी दिखाने का एक तरीका है। रणविजय भाई, आपको इस मौके का फ़ायदा उठाकर यशवंत की तरफ से बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने और उसके बीच के तनाव को कम करना चाहिए। बेशक ऐसा करने से खुद शिवा को भी फ़ायदा होगा। आखिरकार यशवंत बहुत ही बेरहम और पत्थर दिल इंसान है। अगर शिवा उसे नाराज़ करता है तो भविष्य में वह उसे ज़रूर याद रखेगा। उस पर कोई एहसान करने और दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का यह एक अच्छा मौका है। संक्षेप में, शिवा की यह चाल बहुत ही शानदार है। रणविजय हंसा, सिर्फ लाजवाब नहीं बल्कि पूरी तरह से शानदार। इतनी शानदार कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी तारीफ कैसे करूं। वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, दूसरी तरफ हालांकि वह बूढ़ा शैतान यशवंत थोड़ा नीच है, लेकिन उसमें कुछ काबिलियत तो है। वह पहले हिसाब किताब में काफ़ी अच्छा था और उन गैंग्स के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसे मारने के बजाय क्यों न उसे हमारे साथ खेलने के लिए ले आएं। हम सब यहाँ पैसे के लिए हैं, इसलिए मज़े करना सबसे ज़रूरी है। केशव को आखिरकार समझ में आ गया और वह खुद को गप्पू की तरफ देखने से नहीं रोक पाया। उसने मन ही मन सोचा, कोई ताज्जुब नहीं कि रणविजय भाई उसे इतना महत्व देते हैं। उसके मुकाबले वह तो बस खाना ही जानता है। रणविजय खड़ा हो गया, उसका एक हाथ उसकी जेब में था, दूसरे में सिगार पकड़ी थी और उसने मेज़ पर पड़े पैसों के पहाड़ की ओर इशारा किया। पैसा? मेरे पास इसकी कोई कमी नहीं है। मुझे अब जिस चीज़ की कमी है वह है कोई ऐसा जो मेरे प्रति वफादार हो। शिवा मेरे प्रति बहुत वफादार है। अब जब उसकी बहन मुसीबत में है तो मैं मदद कैसे न करूं। केशव और गप्पू तुरंत समझ गए। चिंता मत कीजिए रणविजय भाई, हम निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से संभाल लेंगे। इतना कहकर वे दोनों जाने ही वाले थे कि तभी रणविजय ने अचानक कहा, नहीं, मैं खुद जाऊंगा। रणविजय भाई, आप खुद वहां जा रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं या केशव जा सकते हैं। हाँ, आप हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी के मुख्य इंस्पेक्टर हैं। आपको खुद ऐसे छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। रणविजय ने अपना हाथ हिलाया, तुम लोग पहले गाड़ी तैयार करो। गप्पू और केशव ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से तैयारी करने के लिए बाहर चले गए। उन दोनों की आकृतियों को दूर जाते देख रणविजय ने अपनी भौहें सिकुड़ी। न जाने क्यों रणविजय को हमेशा ये लगता था कि शिवा का उससे मदद मांगने से इनकार करने का मतलब है कि वह उसे नापसंद करता है। हाँ, यह इसलिए है क्योंकि मैं खुद को नापसंद करता हूँ और उन्होंने जानबूझकर खुद को उससे दूर कर लिया। मुझे यह एहसास पहले भी कई बार हो चुका है। रणविजय कौन है? अब जबकि वह हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी का मुख्य इंस्पेक्टर है, अनगिनत लोग उसे खुश करने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन शिवा उसके प्रति उदासीन है। यह एहसास बुरा भी है और अजीब भी। रणविजय को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसी लड़की हो जिसे शिवा ने अपने प्यार में फंसा लिया हो और उसकी इस चंचल अदाओं से वह पागल हुआ जा रहा हो। शिवा ने उससे संपर्क करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह उसी से चिपके रहने पर अड़ा हुआ था। मैं इतना बेशर्म कैसे हो सकता हूँ? रणविजय ने खुद को बुरी तरह कोसा। रणविजय की हवेली के बाहर। केशव भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गप्पू ने, जिसके हाथ के नीचे एक काले रंग का ब्रीफकेस दबा हुआ था, एक सिगरेट निकाली और उसे केशव को दे दिया। क्या हुआ? केशव ने सिगरेट ली और उसे अपने मुंह में रख लिया। गप्पू ने उसे सिगरेट जलाने में मदद की, माचिस बुझाए और उसे ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, मुझे हाल ही में एक औरत मिली है, तुम मेरे लिए उसका ख्याल रख सकते हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? केशव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मैं पहले ही 5 को पाल रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि लोग मुझे अब क्या बुलाते हैं? मैं उसे जानता हूँ, इंस्पेक्टर एबालोन। कितना अच्छा नाम है, उसे हर दिन खाने को मिलता है। केशव ने अपनी आंखें घुमाई। मेरा सिर खाओ, मैं इसे नहीं संभाल सकता, तुम खुद ही इससे निपटो। अगर मैं इसे संभाल सकता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। गप्पू हंसा, उसका गोल मटोल चेहरा और भी ज्यादा हिलने लगा। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें हर महीने कुछ अतिरिक्त जेब खर्च दूंगा ताकि तुम्हारी मदद हो सके, छोटे नौवे भाई। अगर मेरी पत्नियों को पता चला कि मैं फिर से उन्हें धोखा दे रहा हूं तो वे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं भाई, यहाँ इतनी सारी हैं लेकिन मैं सिर्फ देख सकता हूं, उन्हें छू नहीं सकता। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। इसे अंदर ही अंदर दबाए रखने से मुझे अंदरूनी चोटें लगने का पूरा खतरा है। अगर तुम्हें अंदरूनी चोटें लगी हैं तो रंगीन गली जाओ या कोहिनूर नाइट क्लब, मेरी तरफ से। गप्पू ने अपना हाथ केशव के कंधे पर रखा। वैसे भी तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खैर, ज्यादा से ज्यादा तुम इस बार इसका श्रेय ले सकते हो। तुम्हारे पास क्या श्रेय है? जाहिर है कि शिवा की बड़ी बहन को बचाने का। गप्पू ने केशव की पीठ थपथपाई। इस बार तुम रणविजय भाई के साथ गए थे। जब तक तुम उसे बचा लोगे, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
उस समय सिर्फ रणविजय भाई ही नहीं बल्कि शिवा भी तुम्हें एक नए सम्मान की नज़र से देखेगा। केशव ने अपनी आंखें सिकुड़ी। गप्पू जानता था कि उसने केशव को मना लिया है। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। गप्पू खुशी से मुस्कुरा रहा था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इस बार किस बेवकूफ़ ने शिवा दीदी का अपहरण किया है जिससे रणविजय भाई इतने नाराज हो गए हैं। उनका तो काम तमाम समझो। कोलाबा पुलिस थाना। शाम के 7 बज रहे थे। दरोगा के कमरे में कोलाबा इलाके का दरोगा प्रकाश, जिसे सब बड़ा सिर प्रकाश कहते थे, एक औरत के कंधे दबा रहा था। वह औरत वही अमीर महिला थी जिसने आज सुबह स्कूल में शिखा पर चोरी का इल्जाम लगाया था। वह प्रकाश की पत्नी सुनैना थी। पत्नी जी, क्या ये मालिश अच्छी लग रही है? दरोगा प्रकाश ने अपना बड़ा सिर हिलाया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधे दबाते हुए उस औरत को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की। सुनैना वह पत्नी थी जिससे शादी करने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले थे। उसके परिवार का एक समुद्री भोजनालय था और उन्होंने प्रकाश को दरोगा बनाने के लिए बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाया था। थोड़ा और जोर से दबाओ। आह, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनैना के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। प्रकाश ने घबरा कर कहा, अपनी आवाज नीची रखो, बाहर किसी को सुनाई न दे जाए। लोग सोचेंगे कि हम यहाँ अंदर कुछ कर रहे हैं। ये कहने के बाद उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा, इस डर से कि कहीं बाहर किसी ने यह आवाज न सुन ली हो। सुनैना नाराज हो गई और मुंह बनाकर बोली, तुम कर भी क्या सकते हो? बताओ मुझे, क्या कर सकते हो तुम कभी घर पर नहीं रहते और अपना सारा पैसा मध्य मुंबई की खाड़ी की उन गाने वालियों पर उड़ा देते हो। अपनी सारी ताकत भी उन्हीं पर खर्च कर देते हो। और आखिर में जब मेरी बारी आती है तो तुम्हारे पास न पैसा होता है और न ही ताकत। मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैंने तुम में ऐसा क्या देखा था। दरोगा प्रकाश ने जल्दी जल्दी सुनैना के कंधों और पीठ को थपथपाते हुए कहा, हम एक पुराने शादीशुदा जोड़े हैं, चलो एक दूसरे से सच कहते हैं। चुप रहो, मेरी तुमसे शादी को इतना वक्त हो गया और मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। इस बार तुम्हें हर हाल में मेरा बदला लेने में मदद करनी होगी। क्या तुम्हें ये कहने की भी ज़रूरत है? मैंने पहले ही उस औरत को गिरफ्तार कर लिया है और अभी उससे पूछताछ कर रहा हूँ। जैसे ही वह अपना जुर्म कबूल कर लेगी, मैं उसे तुरंत सलाखों के पीछे डाल दूंगा। शायद तब मुझे तरक्की और तनख्वाह में बढ़ोतरी भी मिल जाए। प्रकाश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसकी किस्मत इतनी मेहरबान होगी। ये थकी हारी दिखने वाली औरत जो हमेशा उसके लिए परेशानी खड़ी करती थी, असल में उसे इतना बड़ा तोहफा दे गई। वह शिखा नाम की औरत देखने में एकदम गरीब भिखारन जैसी लगती है, फिर भी उसने इतना बड़ा हीरा पहना हुआ था जिसकी कीमत कम से कम लाखों में होगी। मामलों को सुलझाने के अपने बरसों के तजुर्बे से प्रकाश ने यह अंदाजा लगा लिया था कि उस हीरे का कोई अता पता नहीं है, या तो वह चुराया गया था या फिर लूटा गया था। अगर मैं इस मामले को सुलझा लेता हूं तो सारा श्रेय मुझे ही मिलेगा। तरक्की और तनख्वाह बढ़ना तो छोटी बात है, मैं शायद मालामाल भी हो जाऊं। आखिर हीरे तो लावारिस खजाना होते हैं, अगर वे उसके हाथ लग गए तो उसकी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। प्रकाश जब खुशी से ख्याली पुलाव पका ही रहा था, तभी एक सिपाही ने दरवाजा खटखटाया और कहा, दरोगा प्रकाश, वहां उन लोगों ने बयान दर्ज कर लिया है। प्रकाश ने उसकी पीठ दबाना बंद किया, अपने कपड़े ठीक किए और अपनी पत्नी सुनैना से कहा, मैं उस औरत से पूछताछ करने जा रहा हूं। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो। सुनैना ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, तुम्हें उस कुतिया को खत्म करने में मेरी मदद करनी होगी। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे घुटनों के बल बिठाकर माफी मांगने पर मजबूर किया, लगता है वह अपनी जिंदगी से ऊब चुकी है। ... पूछताछ कक्ष के अंदर शिखा को एक कुर्सी से हथकड़ी बांधकर रखा गया था। वह काफी थकी और बेहाल लग रही थी। प्रकाश अंदर आया, शिखा के सामने वाली तरफ गया, मेज पर रखी तेज रोशनी वाली बत्ती उठाए और उसे सीधा शिखा के चेहरे पर चमका दिया, जिससे शिखा की आंखें चौंधिया गईं और वह उन्हें खोल नहीं पाए। शिखा को तेज रोशनी से इस तरह परेशान होते देख प्रकाश को बहुत तसल्ली मिली। उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। फिर उसने एक बही उठाए, अपनी उंगली पर थूक लगाया और उसके पन्ने पलटने लगा। तुम्हारा नाम शिखा है और तुम धारावी में रहती हो। प्रकाश ने अपने दिमाग में पहले से ही एक चाल सोच रखी थी। धारावी में कौन से अमीर लोग रह सकते हैं? वहां तो सबके सब गरीब कीड़े मकोड़े ही रहते हैं। तुम्हारा एक छोटा भाई और एक बेटी भी है, कुल मिलाकर 3 लोगों का परिवार है। धड़ाम की आवाज के साथ प्रकाश ने बही को मेज पर दे मारा, अपने दोनों हाथों को मेज पर टिकाया और शिखा को खूंखार नजरों से घूरते हुए आगे की तरफ झुका। अब मुझे सच सच बता, क्या वह हीरा तूने चुराया था? शिखा ने उस चुभती हुई रोशनी से बचने की कोशिश की। नहीं, मैंने उसे नहीं चुराया। नहीं चुराया? प्रकाश जोर से हंसा। उसने शिखा के बाल बेरहमी से पकड़े और उसका सिर ऊपर की तरफ खींचा। मेरी आंखों में देख और अगर हिम्मत है तो फिर से यही बात बोल। ये तो सीधे सीधे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने वाला तरीका था। शिखा ने अपना सिर जोर जोर से हिलाया। मैंने उसे नहीं चुराया। अभी भी अपनी जिद पर अड़ी है।
प्रकाश ने अचानक उसके बाल छोड़ दिए, जिससे शिखा लगभग जमीन पर ही गिरने वाली थी। दरोगा प्रकाश अचानक मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। देख, तू एक औरत है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब मैं तुझसे बात कर रहा हूं तो तमीज से पेश आ। वही बोल जो मैं तुझे बोलने के लिए कह रहा हूं। उसने दोबारा शिखा के बाल पकड़े और उसे ऊपर उठाया। वह हीरा कहाँ से आया? क्या तेरे साथ इस चोरी में कोई और भी शामिल है? कौन है वे लोग? अगर तू अपना जुर्म कबूल कर लेगी तो मैं तुझे घर जाने दूंगा। तेरी एक बेटी भी है ना? वह अपनी माँ के बिना कितनी डरी हुई होगी। क्या तू घर जाकर अपनी बेटी के पास नहीं जाना चाहती? प्रकाश ने प्यार और डर दोनों का इस्तेमाल किया। उसने ठान लिया था कि वह शिखा से इस बड़े मामले का सच उगलवाकर ही मानेगा। शिखा ने खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद की और अचानक प्रकाश के मुंह पर थूक दिया, भाड़ में जा तू, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। शिखा असल में अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वह हीरा असली कैसे हो सकता है? उसके छोटे भाई शिवा के पास इतनी कीमती चीज़ कहाँ से आ गई? क्या सच में उसने कोई गैरकानूनी काम किया था? शिखा को अच्छी तरह पता था कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसका छोटा भाई शिवा इस दलदल में फंस जाएगा और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रकाश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिखा इतनी जिद्दी होगी और यहाँ तक कि उसके मुंह पर थूकने की हिम्मत भी करेगी। उसने अपने भड़कते हुए गुस्से को काबू में किया, अपने चेहरे से थूक पोंछने के लिए एक कपड़ा निकाला, अपने होंठ चबाए और एक भयानक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, कुतिया, तूने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। कोई है, इसे थोड़ी ज्यूडिशियल मिल्क टी पिलाओ। ज्यूडिशियल मिल्क टी पुलिस थानों में दी जाने वाली 10 सबसे खौफनाक सजाओं में से एक मानी जाती है। इसमें बालों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चाय में मिलाया जाता है और कैदियों को उसे जबरदस्ती पिलाया जाता है। पेट में जाने के बाद वे बालों के टुकड़े इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। समझ गए दरोगा प्रकाश? पहले आप एक सिगरेट पी लीजिए, हम इससे सच उगलवा कर ही दम लेंगे। दो सिपाही अपनी हथेलियां रगड़ते हुए और चेहरों पर शैतानी मुस्कान लिए आगे बढ़े। वे शिखा को यातना देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ठीक उसी वक्त किसी ने आकर खबर दी, दरोगा प्रकाश, शिखा की जमानत के लिए कोई आया है। प्रकाश थोड़ा चौंक गया। इसकी जमानत के लिए कौन आया है? वह आदमी खुद को इसका भाई बता रहा है और अपने साथ एक वकील भी लेकर आया है। प्रकाश जोर से हंसा, मुझ पर वकीलों का रौब झाड़ना चाहता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हे, जाओ उन्हें अंदर भेजो। ... शिवा हर्षद को लेकर पूछताछ कक्ष के अंदर दाखिल हुआ और उसकी नज़र तुरंत अपनी बड़ी बहन शिखा पर पड़ी, जिसे हथकड़ी लगाकर एक कुर्सी से बांधा गया था। शिवा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चीर कर रख दिया हो। उसने एक गहरी सांस ली, अपने उबलते हुए गुस्से को पी जाने की कोशिश की और कोलाबा के उस दरोगा प्रकाश की तरफ देखा, जिसे सब बड़ा सिर प्रकाश कहते थे। प्रकाश ने भी शिवा की तरफ देखा और उसे लगा कि उसने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है, लेकिन एक पल के लिए वह याद नहीं कर पाया कि कहाँ। जब उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने शिवा को जरा भी अहमियत नहीं दी। उसने लापरवाही से एक कुर्सी खींची, अपना एक पैर उस पर रखा और घमंड से शिवा के मुंह पर उंगली तानकर बोला, तू यहाँ शिखा की जमानत करवाने आया है? हाँ, तो इसका क्या लगता है? शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे अपने होठों के बीच दबाया और प्रकाश की तरफ देखा तक नहीं। प्रकाश को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि शिवा इतना मगरूर था और उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। इससे पहले कि उसका गुस्सा फूट पड़ता, शिवा के बगल में खड़े हर्षद ने कहा, मैं मिस्टर शिवा का वकील हूँ। मैं यहाँ मिस शिखा की जमानत करवाने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद हर्षद ने अपने बस्ते से कुछ कागजात निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। एक सिपाही ने वे कागजात लिए और प्रकाश को थमा दिए। प्रकाश ने उन पर सरसरी निगाह डाली और बोला, माफ़ करना, मेरे मन में वकीलों और कानून के लिए बहुत इज्जत है, लेकिन मुझे पूरा शक है कि मिस शिखा एक बहुत बड़ी चोरी में शामिल है और इसलिए उसे पूरे 48 घंटों तक हिरासत में रखना ही होगा। चटक, शिवा ने माचिस की तीली जलाई, अपनी सिगरेट को सुलगाया और फिर लापरवाही से तीली को बुझाकर जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी नज़रें उठाईं, आंखें सिकोड़ीं और प्रकाश के मुंह पर धुएं का एक छल्ला छोड़ते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरी कोई इज्जत नहीं रख रहे हो? प्रकाश ने अपना एक पैर कुर्सी पर रखा, एक हाथ से अपनी कमीज उठाए और अपनी कमर पर लगी पिस्तौल को थपथपाते हुए कहा, इज्जत रखवानी है? पहले मेरे इस छोटे भाई से पूछ ले। अचानक, बड़े सिर वाले प्रकाश, तुझे लगता है कि तू बहुत बढ़ाती से मार खा है? एक गरजती हुई आवाज गूंजी। प्रकाश, जो कुर्सी पर पैर रखे अपनी सरकारी पिस्तौल का रौब झाड़ रहा था, अचानक पत्थर की मूर्ति बन गया। मुझे इस नाम से पुकारने की हिम्मत किसने की? क्या हुआ? अभी कुछ ही दिन बीते हैं और तू मेरी आवाज़ भी भूल गया? जैसे ही यह आवाज़ गूंजी, मुख्य इंस्पेक्टर यशवंत अपनी पूरी शान और चौड़ के साथ अंदर दाखिल हुआ। इंसान का नाम एक पेड़ की परछाई की तरह होता है।
यशवंत आखिर रणविजय के बाद दूसरा सबसे बड़ा दरोगा था, एक ऐसा ताकतवर और रसूखदार इंसान जिसका एक समय दुनिया पर सिक्का चलता था। उसके अचानक वहां पहुंचने से वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। हर कोई उसे ही घूर रहा था, सबके चेहरों पर गहरी हैरानी साफ छलक रही थी। यशवंत को पहचानते ही पास खड़े एक छोटे सिपाही ने तुरंत सिर झुकाकर उसे सलाम किया। यशवंत साहब, नमस्कार। यशवंत ने उनकी तरफ सिर हिलाया और फिर प्रकाश की तरफ देखा, जिसे सब बड़ा सिर प्रकाश कहते थे। प्रकाश के चेहरे के भाव कई बार बदले और फिर उसने किसी तरह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, तो आप हैं यशवंत साहब। आज यहाँ कैसे आना हुआ? कैसा आना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यशवंत ने प्रकाश की तरफ देखे बिना ही कहा और सीधे शिवा की तरफ चल दिया। उसकी नज़रों में प्रकाश हमेशा से उसका एक पालतू कुत्ता था, जिसकी कोई औकात नहीं थी। शिवा बाबू, आप कैसे हैं? क्या आपकी बहन ठीक है? यशवंत ने एक अजीब सी नरमी के साथ पूछा। उसकी इस हरकत ने प्रकाश और बाकी सभी लोगों को सुन्न कर दिया। यशवंत इस लौंडे को कैसे जान सकता है? आखिर यह है कौन? यशवंत साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सब क्या है? प्रकाश ने अपनी आदत के मुताबिक चापलूसी भरे लहजे में शिवा के बारे में कुछ और जानने की कोशिश की। यशवंत ने अचानक अपना सिर घुमाया और बिना कोई लिहाज किए उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ से प्रकाश सन रह गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा, जिससे पता चल रहा था कि यशवंत का तमाचा कितना खूंखार था। उसके बगल में खड़े दो सिपाही भी बुरी तरह डर गए, उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यशवंत का गुस्सा अचानक इस तरह फूट पड़ेगा। प्रकाश को पीटने के बाद यशवंत ने अपना एक हाथ पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ से हथकड़ी में बंदी शिखा की तरफ इशारा करते हुए रौबदार आवाज में हुक्म दिया, इसे छोड़ दो। ये सुनते ही दोनों छोटे सिपाही घबराकर शिखा की हथकड़ी खोलने के लिए आगे बढ़े। प्रकाश ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मुस्कुराया। उसने हमेशा खुद को यशवंत का पालतू कुत्ता ही माना था। पिछली बार जब यशवंत की तरक्की हुई थी तो डीप वाटर पीए के दरोगा योगेश के बाद वह दूसरा इंसान था जिसने सबसे पहले उसे बधाई दी थी। वह बिना कोई सवाल किए यशवंत की हर बात मानता था और उसके सामने हमेशा सिर झुकाकर रहता था। अगर यशवंत ने आते ही उसे थप्पड़ न मारा होता तो वह खुशी खुशी शिखा को कब का छोड़ चुका होता। लेकिन अब यशवंत ने उसकी कोई इज्जत नहीं रखी, उसके इतने सारे आदमियों के सामने उसे थप्पड़ मारा और उसके साथ एक कुत्ते जैसा सुलूक किया। और सबसे बड़ी बात, अब यशवंत के पास कोई ताकत नहीं बची थी। जब ताकत जा चुकी हो तो बिना सोचे समझे हमला करने के बजाय इंसान को लोगों का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रकाश के चेहरे पर एक खूंखार भाव कौंध गया। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन घुमाई, फिर अचानक आगे बढ़कर दोनों सिपाहियों को दो जोरदार लातें मारीं। वे दोनों सिपाही शिखा की हथकड़ी खोलने में मदद कर रहे थे, तभी प्रकाश की लात लगने से वे लड़खड़ाए और शिखा भी लगभग गिरने ही वाली थी। तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? किसी ने तुमसे कहा कि इसे छोड़ दो और तुम उसे छोड़ने लगे। ये कोलाबा है, ये पुलिस थाना है। मैं यहाँ का मालिक हूँ, क्या तुम अंधे हो गए हो? दोनों सिपाही दरोगा प्रकाश के इस अचानक बदलते रूप को देखकर हैरान रह गए और प्रकाश ने उन्हें बुरी तरह फटकार लगाई। यशवंत गुस्से से उबल पड़ा कि प्रकाश की उसे रोकने की इतनी हिम्मत कैसे हुई और उसने प्रकाश के मुंह पर उंगली तानकर चिल्लाते हुए कहा, बड़े सिर वाले प्रकाश, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का क्या मतलब है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। प्रकाश ने पलटकर कड़ा जवाब दिया। पास ही खड़े शिवा ने ये सब साफ देखा और समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इस मामले को सुलझाने के लिए जब शिवा ने यशवंत को चुना था तो उसके दिमाग में एक चाल थी। यशवंत प्रकाश का बड़ा अधिकारी है और प्रकाश को हर हाल में उसकी इज्जत रखनी ही होगी। इसलिए अगर यशवंत बीच में आता है तो यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। शिवा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यशवंत उसके सामने अपना रौब झाड़ने और एक मुख्य दरोगा के रूप में अपना रुतबा दिखाने के लिए और सबको ये बताने के लिए कि वह यशवंत अभी भी बहुत ताकतवर है, सच में प्रकाश पर हाथ उठा देगा। हर इंसान की अपनी कोई इज्जत होती है और ऊपर से ये किसी और का इलाका है। इस वक्त तक प्रकाश अपने सारे डर भुला चुका था। अपने पुराने बड़े अधिकारी यशवंत के सामने उसने एक घमंडी भाव के साथ कहा, ये हमारा कोलाबा पुलिस थाना है। दरोगा यशवंत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आते ही हमें मुजरिम को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या यह नियमों के थोड़ा खिलाफ नहीं है? तू प्रकाश, क्या तू मुझे पहचानता नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुख्य दरोगा यशवंत, यशवंत साहब, मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। जब तू जानता है कि मैं कौन हूँ तो फिर भी तेरी मेरे खिलाफ जाने की इतनी हिम्मत? यशवंत का चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। प्रकाश हंसा और फिर अपनी गर्दन अकड़ाते हुए पूरी हेकड़ी के साथ बोला, मुझे माफ़ करना यशवंत साहब। एक समय था जब आप सच में बहुत ताकतवर थे और तब मैं आपसे डरता था। जब भी मैं आपको देखता था मैं हमेशा आपकी चापलूसी करता था। लेकिन अब आपका वह रुतबा नहीं रहा।
जब से इंस्पेक्टर रणविजय ने कमान संभाली है, अभी यह भी तय नहीं है कि आप अपने मुंबई के 3 मुख्य इलाके बचा पाएंगे या नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो दूसरों की वकालत करने यहाँ आने के बजाय अपनी फिक्र ज़्यादा करता। और हाँ, ये बात भी गांठ बांध लीजिए, अब मैं वह बड़ा सिर प्रकाश नहीं हूँ जिसे आप जब चाहें डरा धमका लें। अब मैं कोलाबा का प्रभारी हूँ और मेरा नाम प्रकाश है। आप मुझे दरोगा प्रकाश कह सकते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रकाश यशवंत के पास गया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इसलिए कृपया मेरे साथ तमीज से पेश आएं और मुझे बार बार थप्पड़ न मारें, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यशवंत गुस्से से इतना तिलमिला गया था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रकाश उससे इस तरह बात करेगा, और उसे इस बात का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रकाश इतना बेशर्म हो जाएगा। आग बबूला हुए यशवंत को देखकर प्रकाश को ऐसी तसल्ली मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक कुत्ते की तरह यशवंत के सामने रेंगने का जो अपमान वह हमेशा सहता आया था, वह पल भर में छूमंतर हो गया। यशवंत गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसे खुद को रोकना पड़ा, क्योंकि उसके यहाँ आने का मकसद शिवा की मदद करना और उसकी बहन को बचाना था। तब यशवंत ने जबरदस्ती अपने उबलते हुए गुस्से को दबाया और प्रकाश की तरफ उंगली उठाते हुए गुर्राया, तू आखिर चाहता क्या है? क्या मतलब? प्रकाश ने व्यंग्य कसते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि दरोगा यशवंत के अंदर थोड़ी तो आत्मसम्मान की भावना बची होगी। मैं किसी भी कीमत पर इस औरत को नहीं जाने दूंगा। दरवाज़ा उस तरफ है, अलविदा, और मुझे बाहर छोड़ने की तकलीफ मत उठाएगा। यशवंत का अब सिर्फ खून ही नहीं खौल रहा था, वह सचमुच पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था। इंसान की कुर्सी जाते ही लोग उसका वजूद भूल जाते हैं। अभी तो उसने अपना पद भी नहीं छोड़ा था और उसकी इस कदर बेइज्जती की जा रही थी, वह भी शिवा के ठीक सामने। ये बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। तेरी तो। अपनी बंदूक निकालते ही यशवंत के माथे की नसें तन गईं। तू माने या ना माने, लेकिन मैं तुझे एक ही गोली में मौत के घाट उतार सकता हूँ। प्रकाश अचानक सकते में आ गया, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यशवंत इतनी जल्दी अपना आपा खो देगा। उसके पैर तुरंत कांपने लगे और उसे समझ ही नहीं आया कि वह अब क्या जवाब दे। ठीक उसी वक्त जब पूछताछ कक्ष में तनाव अपनी चरम सीमा पर था, अचानक बाहर से कोई जोर से चिल्लाया, दरोगा रणविजय आ गए हैं। दरोगा रणविजय कौन है? मुख्य दरोगा रणविजय सिंह। वे यहाँ कैसे आ गए? लोगों की हैरानी भरी फुसफुसाहटों के बीच अपने बालों को सलीके से पीछे की तरफ संवारे, सूट टाई पहने और दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए रणविजय सिंह बहुत ही शांत अंदाज में पुलिस थाने के अंदर दाखिल हुआ। केशव एक वफादार अंगरक्षक की तरह बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसकी नज़रें बिजली की रफ्तार से पूरी भीड़ का जायजा ले रही थीं। पुलिस थाने में जहां कुछ देर पहले तक बहुत शोरगुल मचा हुआ था, वहां अचानक सन्नाटा छा गया और हर कोई रणविजय की तरफ गहरी इज्जत के साथ देखने लगा। रणविजय के उस भारी भरकम और खौफनाक रुतबे के सामने किसी की भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब के सब डर के मारे कांप रहे थे। रणविजय, मुख्य दरोगा, हमारे समय का सबसे ताकतवर और रसूखदार पुलिस वाला। खटाक खटाक खटाक। उसके कदमों की आहट में न तो कोई जल्दबाजी थी और न ही वे बहुत धीमे थे, बल्कि वे पूरी तरह से शांत और सधे हुए थे। वहां मौजूद लोगों की टकटकी लगाए नजरों के बीच रणविजय सीधे पूछताछ कक्ष की तरफ बढ़ गया। रणविजय को अचानक अपने सामने खड़ा देखकर यशवंत एकदम सन रह गया। कोलाबा के दरोगा प्रकाश को ऐसा लगा जैसे उसे साक्षात कोई फरिश्ता मिल गया हो। उसने जल्दी से यशवंत की बंदूक से खुद को छुड़ाया और एक आज्ञाकारी पोते की तरह चापलूसी भरे अंदाज में भागकर उसके पास गया। रणविजय भाई, आप यहाँ कैसे? आपने यहाँ आने से पहले मुझे कोई खबर क्यों नहीं दी? रणविजय ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने प्रकाश को देखा ही न हो। वह सीधा उसके बगल से गुजर गया और भीड़ की हैरान परेशान नजरों के बीच शिवा के पास पहुंचकर बोला, ओह माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। पलक झपकते ही पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। हर कोई हैरान रह गया। प्रकाश तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। आखिर यह शिवा सिंह है कौन? सबकी नजरों के सामने। जब रणविजय ने उसका अभिवादन किया तो शिवा ने बस हल्के से सिर हिलाया और फिर आगे बढ़कर शिखा दीदी के सामने खड़ा हो गया। दोनों जूनियर हवलदार तुरंत अपने होश में आए और जल्दी से अपनी चाबियां निकालकर शिखा दीदी की हथकड़ियां खोल दीं। शिखा ने शिवा की ओर देखा और न जाने क्यों उसकी आंखें लाल हो गईं। शिवा, तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। शिवा ने आगे बढ़कर शिखा दीदी को गले लगा लिया। शिखा अब और खुद को रोक नहीं पाए और शिवा की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। वह हमेशा बहुत मजबूत होने का दिखावा करती थी और धारावी में सबसे खूंखार लंगड़ी शिखा के नाम से जानी जाती थी। लेकिन कौन जानता था कि वह सिर्फ एक विधवा औरत थी जिसे अपने छोटे भाई और बेटी का पेट पालना था। अपने छोटे भाई को बचाते हुए उसकी एक टांग चाकू से काट दी गई थी।
अपनी बेटी को पालने के लिए वह भोजनालयों और प्लास्टिक के फूल बनाने वाले कारखानों में घंटों काम करती थी। अपने छोटे भाई और बेटी को लोगों के तानों और बदसलूकी से बचाने के लिए वह जानबूझकर खूंखार बन गई थी और उस लंगड़ी शिखा में बदल गई जिससे हर कोई नफरत करता था। अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए वह हमेशा बहुत अकेली और बेबस रही थी। वे खुद को बचाने और अपनी रक्षा करने के लिए केवल अपनी ताकत का चोला ओढ़ सकते थे। लेकिन अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जो धमकियां उसने सही थीं और अपने छोटे भाई के लिए उसकी जो चिंता थी वह सब आंसुओं में बह निकली। शिवा और उसकी बहन को इस हालत में देखकर रणविजय खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह भी कभी गरीब था और उसका भी एक परिवार था जो उसकी इसी तरह परवाह करता था और प्यार करता था, लेकिन अब ऊंचाइयों पर बहुत अकेलापन होता है। कितने लोग सच में अपनी परवाह करते हैं और खुद से प्यार करते हैं। यहाँ तक कि बड़ा सिर प्रकाश के नाम से मशहूर मूर्ख इंस्पेक्टर प्रकाश को भी एहसास हो गया कि शिवा और रणविजय के बीच कोई मामूली रिश्ता नहीं था। अचानक प्रकाश को कुछ याद आया। नाला सोपारा, कारखाना, उद्घाटन, 4 बड़े इंस्पेक्टरों ने दी थी बधाई। वह भी साथ गया था, लेकिन छोटा ओहदा होने के कारण उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई और वह केवल मुख्य समूह के पीछे ही रह गया था। 4 बड़े इंस्पेक्टर आगे थे और बाकी लोग सिर्फ पीछे से देख सकते थे। ऐसा लगता है कि यह शिवा उसी कारखाने का मालिक है, और उस समय इंस्पेक्टर रणविजय तो उसे अपना मुंहबोला भाई तक बनाना चाहता था। बूम! प्रकाश का सिर चकरा गया। उसे सब कुछ याद आ गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह ठंडे पसीने से भीग गया। अब याद आया, ये केशव भाई ने कहा था। इससे पहले कि प्रकाश जवाब दे पाता, केशव ने अपनी पिस्तौल निकाली और बंदूक का पिछला हिस्सा सीधे प्रकाश के माथे पर दे मारा। उसका माथा फट गया था और खून तेजी से बहने लगा। मुझसे गलती हो गई, प्रकाश चिल्लाया। केशव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी बंदूक का पिछला हिस्सा उठाया और 2 बार और दे मारा। प्रकाश जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा खून से लथपथ था। ये देखकर यशवंत और अन्य लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बहुत ही बेरहमी थी। ये प्रकाश का इलाका है, फिर भी केशव इतना घमंड दिखा रहा है। हालांकि सभी ने एक बार फिर रणविजय की ओर देखा और खुद को ये कहने से नहीं रोक पाए, उसे घमंड करने का पूरा हक है। धड़ धड़ धड़, केशव बेहद खूंखार हो चुका था। उसका निशाना लगभग पूरी तरह से प्रकाश का सिर ही था। प्रकाश को तब तक पीटा गया जब तक कि उसका सिर पूरी तरह खून से सन नहीं गया। यह एक खौफनाक नज़ारा था। आसपास खड़े लोग अब ये और नहीं देख पा रहे थे। ठीक इसी समय शिवा ने कहा, ठीक है केशव भाई, मुझे खून से डर लगता है और मेरी दीदी को भी इस तरह के नज़ारे पसंद नहीं हैं। केशव रुक गया और उसने रणविजय की ओर देखा। रणविजय ने आगे बढ़कर शिवा के कंधे को थपथपाया। चूंकि तुम्हें ये देखना पसंद नहीं है तो चलो पहले बाहर चलते हैं। फिर शिवा शिखा दीदी को सहारा देते हुए बाहर ले गया। प्रकाश घुटनों के बल बैठ गया और उसने शिवा का पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। शिवा ने एक गहरी सांस ली, ऊपर देखा और उसके चेहरे पर गहरे दुख और दया का भाव था। रणविजय ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। ये शिवा अभी भी बहुत नर्म दिल का है। उसी पल शिवा ने कहा, केशव भाई तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अपना काम जारी रखो। रणविजय थोड़ा हैरान रह गया और फिर उसने एक गहरी सांस ली। धड़ धड़ धड़, केशव ने प्रकाश पर फिर से घूंसे और लातें बरसानी शुरू कर दीं। पुलिस थाने के बाहर शिवा ने शिखा दीदी की मदद की और पहले उन्हें गाड़ी में बिठाने का इंतजाम किया, जहां वकील हर्षद उनकी देखभाल करने वाला था। मुड़कर शिवा रणविजय के सामने आकर खड़ा हो गया। ये जानकर कि शिवा और रणविजय भाई को कुछ बात करनी है, रणविजय के साथ आए 4 अंगरक्षक अपने आप ही किनारे हट गए और आसपास के इलाके में पहरा देने लगे ताकि कोई बाहरी व्यक्ति करीब न आ सके। शिवा ने एक सिगरेट निकाली, उसे हल्का सा थपथपाया और रणविजय को दे दी। रणविजय ने उसे अपने होठों के बीच दबा लिया और शिवा ने माचिस निकालकर उसके लिए सिगरेट जला दी। एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े, रणविजय ने अपनी आंखें सिकुड़ी, एक गहरा कश लिया और धुएं का एक छल्ला बाहर छोड़ दिया। धुएं के छल्ले ऊपर की ओर उठने लगे और उनके बीच से रणविजय की उल्लू जैसी चमकती हुई आंखें देखी जा सकती थीं। शिवा ने भी एक सिगरेट मुंह में ली, अपने हाथों से उसे जलाया और रणविजय की ओर देखकर कहा, रणविजय भाई आपका शुक्रिया। रणविजय हंस पड़ा, हम सब भाई हैं, शुक्रिया कहना तो पराया करने जैसा होगा। वह रुका, फिर बोला, लेकिन इस बार तुमने मेरी जगह यशवंत से मदद मांगी और मैं इस बात से बहुत खफा हूं। शिवा ने अपनी बाहें फैलाईं और अपनी सिगरेट की राख झाड़ी। रणविजय भाई आपको समझना चाहिए, मैंने यशवंत को आपकी खातिर ही चुना था और बेशक खुद के लिए भी। रणविजय ने घमंड से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें डर था कि अगर मैं यशवंत को कुचल दूंगा तो वह बाद में मेरी पीठ में छुरा घोंपेगा?
रणविजय भाई, हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी के मुख्य इंस्पेक्टर होने के नाते बेशक आपको कोई डर नहीं है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक दुश्मन कम हो और एक दोस्त ज्यादा बन जाए? शिवा ने सिगरेट का कश लिया और अपनी नाक से धुएं की 2 लकीरें बाहर निकालीं। लेकिन मेरे लिए यशवंत एक पहाड़ जैसा है। एक भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। हर समय उससे सावधान रहने के बजाय क्यों न इस घटना का फायदा उठाकर उससे सुलह कर ली जाए। इससे पहले कि रणविजय कुछ बोल पाता, शिवा आगे बोला, ये दुनिया सिर्फ लड़ने और मारने के बारे में नहीं है, यह इंसानी रिश्तों और मेलजोल के बारे में है। ताकतवर की चापलूसी करना और कमज़ोर को दबाना कोई पाप नहीं है, ये तो इंसान की फितरत है। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ जिसका लक्ष्य पैसा कमाना और अपने परिवार को पालना है। मैं आपसे अलग हूँ रणविजय भाई। आप एक ताकतवर शख्सियत हैं, एक बड़ी हस्ती हैं, वह इंसान जो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। रणविजय अचानक जोर से हंस पड़ा, एक ऐसी दिल खोलकर की गई हंसी जिसने आसपास खड़े चारों अंगरक्षकों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। शिवा, अगर तुमने मुझे ये बातें पहले बताई होती तो शायद मैं मान लेता, लेकिन वह इंसान जिसने हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी के मुख्य इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचने में मेरी मदद की हो, वो मुझे बता रहा है कि वह कोई हीरो नहीं है, उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, और वह सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए पैसा कमाना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? शिवा अब रणविजय से और बहस करने के मूड में नहीं था। यकीन करो या न करो, लेकिन मैं सच में ये जानने के लिए उत्सुक हूँ, आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ है? रणविजय ने कंधे उचकाए, अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े हुए कुछ ही दूरी पर एक जगह की ओर इशारा किया और बोला, जानना चाहते हो? जवाब वहाँ है। शिवा ने उस दिशा में देखा और एक बड़े पेड़ के पास किसी को हिलते हुए पाया। उनमें से एक व्यक्ति अपनी छड़ी के सहारे झुका हुआ था और घनी शाखाओं के बीच से झांक रहा था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वह आदमी लंगड़ा बलवंत था, एकता गैंग का अब बहुत मशहूर हो चुका सरगना। बलवंत भाई, आप सीधे वहां क्यों नहीं चले जाते? इस तरह छुप छुप कर देखना बहुत शर्मिंदगी भरा लग रहा है। देव खुद को लंगड़े बलवंत से यह कहने से नहीं रोक पाया। लंगड़े बलवंत ने उस टहनी को छोड़ दिया जिसे उसने पकड़ा हुआ था, अपना सिर घुमाया और देव को घूरते हुए बोला, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। शिवा का मूड अभी बहुत खराब है, क्या मेरा वहां जाना मुसीबत मोल लेना नहीं होगा? देव की बोलती बंद हो गई। उसने अपने छोटे भाई शिव की ओर देखा, जिसने भी अपने कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था कि अब कोई उम्मीद नहीं थी। वे इतने सालों से बलवंत भाई के साथ थे और उन्होंने उसे कभी इतना डरा हुआ और घबराया हुआ नहीं देखा था। उस समय भी नहीं, जब उसने गप्पी बाबू के हजारों आदमियों को काटने के लिए तरबूज काटने वाले चाकुओं से लैस 300 आदमियों का नेतृत्व किया था, तब भी वह एक पल के लिए नहीं हिचकिचाया था। इसके बजाय वह बिना किसी डर के आगे बढ़ा था, मानो उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आज सत्यानाश हो, उन वियतनामी कमीनों ने सच में मुझे बर्बाद कर दिया। किसे पता था कि वह हीरा तस्करी का था? फिर भी मैं अपने रास्ते से हटकर वह शिवा को देने गया। मेरी वजह से शिवा की दीदी लगभग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही गई थी। लंगड़े बलवंत ने शिकायत की। बलवंत भाई, क्या आपको सच में नहीं पता था कि वह हीरा नकली है, या आप ना जानने का नाटक कर रहे हैं? शिव ने जानबूझकर उसी बात को छेड़ दिया जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहता था। लंगड़े बलवंत ने अचानक उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठा ली। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? घबराकर शिव जल्दी से पीछे हट गया। मैं तो बस पूछ रहा था। कृपया शांत हो जाए मालिक। जैसे ही लंगड़ा बलवंत फूट पड़ने वाला था, एक आवाज आई, बलवंत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंख मिचौली खेल रहे हैं? शिवा के अचानक सामने आने से लंगड़ा बलवंत चौंक गया। उसे पहचानने के बाद उसने जल्दी से सफाई दी, अरे शिवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इत्तेफाक है? खनखारते हुए, मैं तो बस यहाँ इत्तेफाक से अपने एक भाई की जमानत कराने आया था। तुम किस भाई की जमानत करा रहे हो? शिवा ने जवाब के लिए दबाव डाला। वह वही है। लंगड़े बलवंत ने अपनी छड़ी उठाई और अपना चेहरा खुजलाया, जिसने पिछली बार गोवा में पैसे जुटाने में मदद की थी। वह सच में बहुत बदसूरत और घटिया है। शिवा, अगर तुम्हें वह याद नहीं है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बलवंत को इस तरह बिना सिर पैर की बातें करते देख न केवल शिवा बल्कि देव और शिव ने भी अपनी आंखें घुमा लीं। वे भी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लंगड़े बलवंत को भी अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, हाँ ये सच है, मैं अब और नाटक नहीं कर रहा। मैं यहाँ तुम्हें ही खोजने आया था। शिवा ने लंगड़े बलवंत की ओर देखा, उसका चेहरा एकदम भावहीन था। मुझे खोजने? तुम्हें क्या चाहिए? ये देखने आए हो कि मेरी दीदी मर गई या नहीं, या तुम्हें डर है कि तुमने उन्हें अभी तक काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचाया है? शिवा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ? लंगड़ा बलवंत दहाड़ा, वैसे पिछली बार फ़ोन पर मुझे गाली देने के लिए मैंने अभी तक तुमसे हिसाब भी बराबर नहीं किया है।
क्या तुम्हें पता है कि मैं अब कौन हूँ? जो कोई भी मुझे गाली देता है मैं उसे सीधा समुद्र में फिकवा देता हूँ। शिवा, समुद्र में फिकवा दोगे? मैं तो बहुत डर गया। अब से हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये कहकर वह मुड़ा और जाने लगा। लंगड़ा बलवंत थोड़ा हैरान हुआ, फिर गुस्से से बोला, तुम मेरी बेइज्जती करने के बाद ऐसे ही जाने वाले हो? तुम्हारा क्या मतलब है? और इस कोई मतलब नहीं रखने का क्या मतलब है? कुत्ते के पिल्ले, शिवा, मैं तुमसे नहीं डरता। ठीक है, फिर हमें एक दूसरे से मतलब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा क्या कर लोगे? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा हीरा भी दिया, और तुम एहसान का बदला दुश्मनी से दे रहे हो। शिवा को बिना रुके चलते देख लंगड़ा बलवंत अपनी बैसाखी के सहारे उसके पीछे भागा। कुछ तो बोलो। क्या तुम गूंगे हो? शिवा मुड़ा, गुस्से से भरे लंगड़े बलवंत की ओर देखा और बिना किसी भाव के बोला, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लंगड़े बलवंत ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और शिवा का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे एक शब्द भी कहने में आलस कर रहे हो? शिवा ने गहरी सांस ली। जैसा कि मैंने अभी कहा, अब से हम सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। शिवा के पास कोई शब्द नहीं थे। देव और शिव हैरान रह गए थे। बलवंत भाई इतने घमंडी कब हो गए? बलवंत भाई, आपको आखिर चाहिए क्या? शिवा ने जोर से झटक कर लंगड़े बलवंत का पकड़ा हुआ हाथ छुड़ाया। लंगड़े बलवंत को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। उसने फिर से अपना बॉस वाला रुतबा दिखाया, अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और जमीन पर टिकाया। अपनी ठुड्डी उठाई और शिवा से बोला, सुनो, हम सब समझदार हैं, चलो सारी बातें खुलकर करते हैं। मुझे पता है कि तुम अपनी दीदी को चोट पहुंचाने के लिए मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुमने मेरी मदद की है और मुझे वह याद है, तो मैं जानबूझकर तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने बार बार मेरी भलाई को ठुकराया है और तुम मुझसे दूरी बनाए रखते हो। क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या मैं किसी महामारी की तरह हूं? मैं तो बस तुम्हें एक अच्छे भाई की तरह रखना चाहता था, लेकिन तुम मुझे हमेशा खुद से दूर रखते हो। लंगड़ा बलवंत देव की ओर मुड़ा और शिव से पूछा, क्या मैंने सही शब्दों का इस्तेमाल किया? देव और शिव ने जल्दी से उसे अंगूठा दिखाया। हाँ, बिल्कुल सही बलवंत भाई, आपके शब्द बहुत शानदार हैं। लंगड़ा बलवंत थोड़ा इतराते हुए वापस शिवा की ओर मुड़ा और बोला, तो आज मुझे तुमसे सिर्फ एक जवाब चाहिए, क्या हम सच में भाई हैं? शिवा ने एकता गैंग के गुस्से से भरे सरगना लंगड़े बलवंत की ओर देखा और अचानक अपना हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों से लंगड़े बलवंत के बाएं कंधे पर चिपके पत्तों को झाड़ते हुए कहा, तुम मेरा जवाब सुनना चाहते हो, है ना? लंगड़े बलवंत ने सिर हिलाया। शिवा ने आधी मुस्कान दी और अपने होठों के कोने घुमाए। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूंगा, भाड़ में जाओ तुम। ये कहने के बाद शिवा मुड़ा और चला गया। लंगड़ा बलवंत सदमे में सुन्न रह गया, फिर गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और नसें तंग गईं। क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? लंगड़ा बलवंत बुरी तरह कांपने लगा। उसने दूसरी बार मेरी मां को गाली दी है। देव और शिव को नहीं पता था कि बलवंत को कैसे समझाएं। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शिवा इतना निडर होगा। ठीक इसी समय शिवा मुड़ा और बोला, वैसे तुम्हारा वह हीरा अभी भी पुलिस थाने में है। अगर हिम्मत है तो खुद जाकर ले लो। लंगड़ा बलवंत हक्का बक्का रह गया। वह सच में मेरे दिए हुए हीरे नहीं चाहता। वह चाहता है कि मैं उन्हें खुद जाकर लाऊं। वह मुझसे सारे रिश्ते तोड़ रहा है। देव, बलवंत भाई, बात खत्म हो गई, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? शिव, हाँ बलवंत भाई, अब आप मशहूर हैं। आपके दोस्त बनने के लिए कतार में खड़े लोगों की कोई कमी नहीं है। तुम लोग क्या जानते हो? लंगड़े बलवंत ने अपनी छड़ी उठाई और पास के एक पेड़ के तने पर दे मारी, जिससे टहनियां टूट गईं और पत्ते उड़ने लगे। वे सभी लोग सिर्फ मेरे पैसे के पीछे पड़े हैं। लेकिन शिवा अलग है, मुझे हमेशा लगता है भविष्य में वह मेरी जान बचा सकता है। देव और शिव ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। डॉट 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 पूछताछ कक्ष के अंदर प्रकाश मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा था। यशवंत वहां खड़ा जमीन पर पड़े प्रकाश को ठंडी नजरों से घूर रहा था। इस समय कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं था। तस्क तस्क, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इस तरह पीटा गया है। यशवंत ने नीचे बैठने का नाटक किया, अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और प्रकाश के चेहरे से खून के धब्बे पोंछे। वह केशव सच में बहुत बेरहम है। अगर वह इसी तरह मारता रहा तो कोई जान से मारा जाएगा। प्रकाश ने संघर्ष करते हुए अपना सिर उठाया, यशवंत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और खून से सना हुआ थूक थूकते हुए कहा, यहाँ घड़ियाली आंसू बहाने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी यह झूठी हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए। यशवंत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। खैर, मैं सच में हमदर्द हूं या नहीं, तुम्हें अभी यह सोचना चाहिए कि कैसे जिंदा बचा जाए।
यशवंत ने गंदा रुमाल प्रकाश के चेहरे पर फेंक दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि रणविजय किस तरह का इंसान है, और शिवा वह इंसान है जिसे वह सबसे ज्यादा अहमियत देता है। अब जबकि तुमने शिवा से पंगा लिया है तो ये रणविजय से पंगा लेने जैसा ही है। क्या तुम्हें लगता है कि इंस्पेक्टर रणविजय तुम्हें छोड़ देगा? प्रकाश के चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी कांपी और उसके दिल में डर फैल गया। यशवंत थोड़ा मुस्कुराया। सुनो, मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूं। क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो सकता है कि तुम अपना इंस्पेक्टर का पद भी बचा सको। प्रकाश अचानक उठ बैठा। उसने अपने दोनों हाथों से यशवंत को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाया, यशवंत साहब, मुझे बचा लीजिए। प्रकाश को इस तरह देखकर यशवंत का पहले आहत हुआ घमंड वापस आ गया। तुम्हें बचाना आसान है, लेकिन गलती से मेरे जूते गंदे हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? यशवंत सीधा खड़ा हुआ और उसने अपना एक पैर कुर्सी पर रख दिया। प्रकाश ने एक गहरी सांस ली, कुत्ते की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ा, यशवंत द्वारा गिराए गए रुमाल पर थूका और जोर जोर से यशवंत के चमकते हुए चमड़े के जूतों को पोंछने लगा। उसे इतनी मेहनत करते देखकर यशवंत ने एक मालिक की तरह पिल्ले को इनाम देते हुए प्रकाश का सिर थपथपाया। बहुत अच्छे। तुम पहले मेरे खिलाफ क्यों जा रहे थे? मुझे माफ कर दीजिए यशवंत साहब, यह मेरी गलती थी, मैं मरने लायक हूँ। प्रकाश ने अपने जूतों को पोंछते हुए अपने चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे। खुद को इतनी जोर से मत मारो, आखिर तुम अभी भी मेरे कुत्ते हो। अगर तुम अपाहिज हो गए तो मुझे बहुत दुख होगा। यशवंत मुस्कुराया और प्रकाश की चापलूसी का मजा लेने लगा। यशवंत साहब, मुझे बचा लीजिए। प्रकाश ने फिर से गुहार लगाए। यशवंत हंस पड़ा। अरे, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया। वह शिवा बाहर से भले ही कठोर दिखता हो, लेकिन अंदर से वह बहुत नर्म दिल का है। बेहतर होगा कि तुम वे हीरे और कुछ पैसे भी निकाल लो, शायद मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकूं, और यह काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। प्रकाश हक्का बक्का रह गया। हीरे देना तो आसान है, मैं उन्हें अपने दोनों हाथों से पेश करूंगा, लेकिन आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? तुम्हें क्या लगता है? यशवंत ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। बेशक, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तुम इतने लंबे समय से कोलाबा के इंस्पेक्टर रहे हो, तुमने काफी पैसे बनाए होंगे। मुसीबत से बचने के लिए पैसे देना है या कंजूस बनकर भूत बनना है, चुनाव तुम्हारा है। प्रकाश, जिसके चेहरे के भाव अनिश्चित थे, ने अचानक अपने दांत पीसे और कहा, ठीक है यशवंत साहब, जो कहेंगे मैं वही करूंगा। क्या आपकी कोई और मांग है? यशवंत ने प्रकाश के कंधे को थपथपाया और थोड़ा झुककर बोला, आखिरी मांग बहुत आसान है, ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे करने की हिम्मत जुटा पाते हो या नहीं। इंसान होने के नाते हम जैसी करनी वैसी भरनी में विश्वास करते हैं। ... इंस्पेक्टर के दफ्तर के अंदर प्रकाश की पत्नी सुनैना एक छोटी सी धुन गुनगुना रही थी और गर्व से इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर आईने में देखकर लिपस्टिक लगा रही थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ प्रकाश अंदर आया। सुनैना ने गलती से अपनी लिपस्टिक अपने चेहरे पर लगभग पोंछ ही ली थी। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? तुम दरवाज़ा खटखटाए बिना ही अंदर आ गए। जैसे ही सुनैना प्रकाश पर अपना आपा खोने वाली थी, उसने प्रकाश को अपने सामने खड़ा देखा, जिसका चेहरा सूजा हुआ और नीला पड़ चुका था और वह किसी भूत की तरह लग रहा था। सुनैना हैरान रह गई, फिर अचानक खड़ी हो गई, अपने कूल्हों पर हाथ रखे और बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हो? भूत होने का दिखावा कर रहे हो? और वह डायन, क्या तुमने उसे मार डाला? इससे पहले कि सुनैना अपनी बात पूरी कर पाती, चटाक, प्रकाश ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सुनैना लगभग जमीन पर गिर ही गई थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, घर बर्बाद करने वाली औरत। मैं आज तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। प्रकाश अब अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका और अपनी उस पत्नी पर भूसे और लातें बरसाने लगा, जिससे वह कभी किसी बाघ की तरह डरता था। शिवा सिंह अपनी बड़ी बहन शिखा सिंह को कोलाबा पुलिस थाने से मध्य मुंबई के धारावी तक गाड़ी चलाकर ले जा रहा था। वकील हर्षद भी उनके साथ था, लेकिन अब उसकी हैसियत एक बड़े वकील से बदलकर एक मामूली चमचे जैसी हो गई थी। शिवा को गाड़ी चलानी थी, इसलिए उसके पास शिखा दीदी की शिकायतें सुनने का समय नहीं था। ऐसे में शिखा दीदी ने रोते हुए हर्षद को अपनी पूरी आपबीती सुनानी शुरू कर दी कि कैसे उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाया गया था। हर्षद ने अपने कान खड़े किए और बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी। वह बीच बीच में शिखा दीदी को आंसू और नाक पोंछने के लिए रुमाल भी दे रहा था। शिखा दीदी को पहले लगता था कि हर्षद देखने में बड़ा ही नीच और धूर्त किस्म का इंसान है। अगर वह रेशमी कुर्ता पहन ले और हाथ में बंदूक ले ले तो बिल्कुल किसी गद्दार जैसा लगेगा। लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि हर्षद कितना समझदार था। जब वह अपनी शिकायतें कर रही थी, तब वह लगातार उसे दिलासा दे रहा था और उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। ये देखकर शिखा दीदी को थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसने सोचा कि भले ही यह आदमी शक्ल से बुरा है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है।
धारावी वापस पहुंचकर गाड़ी खड़ी करने के बाद शिवा ने अपनी बहन को गाड़ी से उतरने में मदद की। दूर से ही उन्होंने देखा कि रामू चाचा, शांति चाची, रमेश चाचा, मछली वाला मगन और कई अन्य लोग भारी भीड़ में अंधेरे में उनका इंतजार कर रहे थे। शिखा को सुरक्षित घर वापस लौटा देखकर सभी ने राहत की सांस ली। शिखा, तुम वापस आ गई। रमेश चाचा ने जोर से हंसते हुए उसका स्वागत किया। लंगड़ी शिखा, धारावी में तुम्हारा वापस स्वागत है। तुम्हारे बिना और तुम्हारी डांट सुने बिना मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मछली वाले मगन ने पीछे से हंसते और मजाक करते हुए कहा। शिखा ने मगन को घूर कर देखा, शिवा के सहारे से खुद को छुड़ाया और फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर मगन की ओर इशारा करते हुए बोली, अरे ओ मछली वाले मगन, अगर तुझे मेरी डांट खाने का इतना ही शौक है तो आज से मैं तुझे रोज कई बार डांटूंगी। बधाई हो मगन भाई, अब से शिखा दीदी तुम्हें मुफ्त में डांटेंगी। शिखा दीदी की डांटने की कला पूरे धारावी में सबसे मशहूर है। मगन भाई, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे? भीड़ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मगन ने अपना सिर खुजलाते हुए जोर से कहा, चल भाग यहाँ से। तुम सब के सब नालायक हो। तुम में से ऐसा कौन है जिसने इसकी डांट नहीं खाई है? फिर भी तुम लोगों में मुझे चिढ़ाने की हिम्मत है। हंसते मजाक करते हुए लोगों की भीड़ ने शिवा और शिखा को उनके घर तक पहुंचाया। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने देखा कि जो कमरा पहले बहुत बिखरा हुआ था उसे साफ कर दिया गया था और अब वह एकदम चमक रहा था। शिखा ने शिवा की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये सब समेटा है? शिवा ने ना में सिर हिला दिया। मगन अपने हाथ पीछे बांधकर आगे आया और नाटक करते हुए खांसा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस खुद को रोक नहीं पाया और सबके साथ मिलकर यहाँ की सफाई कर दी। तीसरी दादी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए आगे आई और शिवा से बोली, मगन और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद ही वे लोग यहाँ साफ सफाई में मदद करने आ गए थे। बिना कुछ कहे शिवा ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से 200 रुपये निकाले और मगन के हाथ में देते हुए कहा, धन्यवाद। ये पैसे रखो और सबके साथ जाकर शराब पियो। मगन ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे हमने कुछ नहीं किया है, हम इतने सारे पैसे कैसे ले सकते हैं? पास खड़े एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे ओ मगन, तू इतना शरीफ कब से हो गया? तू तो हमेशा पैसों के पीछे ही भागता रहता था। मगन ने उस आदमी को घूर कर देखा, लेकिन शिवा ने मुस्कुराते हुए पैसे उसके हाथ में थमा दिए और फिर उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, हम सब अच्छे पड़ोसी हैं, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद, पहले सबको ले जाकर शराब पिलाओ। पहले कभी अगर शिवा ने इस तरह बेतहाशा पैसे खर्च किए होते तो शिखा उसे बहुत डांटती, लेकिन इस बार शिखा ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस मगन से पलटकर कहा, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो वापस दे दो, मैं खुद किसी दिन सबको शराब पिला दूंगी। मगन ने हंसते हुए पैसे अपनी जेब में रख लिए और बोला, शिखा दीदी, अच्छा होता अगर आप कुछ ना कहती। अब जब आपने कह ही दिया है तो मुझे, मगन को, पहले सबको शराब पिलानी ही पड़ेगी। किसी को शराब पीनी है, चलो चलें। मगन के बुलावे पर सिंह परिवार के दरवाजे पर जो भीड़ जमा थी वह तुरंत ही खुशी खुशी वहां से चली गई। फिर शिवा ने 100 रुपये और निकाले और तीसरी दादी को दिए ताकि वह बबली की देखभाल करने में मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा कर सके। तीसरी दादी ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि इसे लेने से उनकी उम्र कम हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शिखा ने उनकी बहुत मदद की है और उन्होंने तो बस एक छोटी सी मदद की थी। तीसरी दादी के जाने के बाद शिखा ने बबली को देखा जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी और फिर उसे तसल्ली हुई। पीछे मुड़कर शिखा ने शिवा से पूछा कि वह पुलिस थाने में इतने सारे लोगों को कैसे जानता है, क्योंकि वे सभी काफ़ी रसूखदार लग रहे थे। शिवा ने एक गहरी सांस ली और इस दौरान उसने जो कुछ भी अनुभव किया था बिना कुछ छिपाए सब कुछ उसे बता दिया। शिवा ने शिखा को कई बार एक कारखाना खोलने के बारे में बताया था, लेकिन हर बार शिखा को शक ही होता था, या यूं कहें कि उसे शिवा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्या कोई कारखाना खोलना इतना आसान है? मजदूर, जमीन, मशीनें और परमिट और लाइसेंस जैसी तमाम तरह की उलझनें, यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक गरीब आदमी संभाल सके। लेकिन अब जब शिवा ने ये सब बता दिया है और शिखा एक बार फिर मौत के मुंह से वापस आई है, तो वह चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, आखिर में उसे थोड़ा बहुत विश्वास होने ही लगा है। मेरे छोटे भाई ने अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर लिया है। कारखाना खुल गया है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। उसे न केवल तोहफे में एक गाड़ी मिली, बल्कि वह इतने सारे बड़े बड़े लोगों को भी जानता है। मैं खुशी के मारे रो पड़ी। शिवा का अनुभव सच में यकीन करने लायक नहीं था। जो कोई भी इसे सुनता उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल होता। कम से कम शिखा को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। जब शिखा आखिरकार अपने होश में आई तो उसने तुरंत शिवा का हाथ पकड़ लिया और कहा, शिवा, तुम्हें भविष्य में उन दोनों सज्जनों का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। खासकर वह आदमी जिसका नाम रणविजय था, वह बहुत ही घमंडी और तेज जुबान वाला लग रहा था।
शिखा ने पूछताछ कक्ष के उस नज़ारे को याद किया। पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाले रणविजय ने उस पर जो छाप छोड़ी थी वह बहुत गहरी थी। वह आदमी जिसका नाम यशवंत था वह थोड़ा छोटे कद का था। उसने शुरुआत में कितना बड़ा दिखावा किया था, मुझे लगा कि वह कोई बहुत बड़ा शेर है, लेकिन वह तो एक छोटी सी बिल्ली निकला। वह मेरी मदद करने आया था लेकिन उस कमीने से बेइज्जत हो गया। वह किसी काम का नहीं है। शिवा को हंसी भी आ रही थी और खींच भी। उनके पास खड़ा हर्षद ये सब सुनकर अपने होठों को चबाने लगा। यशवंत कौन है? मुंबई के 4 बड़े इंस्पेक्टरों में से एक। अगर इंस्पेक्टर रणविजय सिंह अचानक से सत्ता में नहीं आता तो शायद आज पूरी मुंबई पुलिस यशवंत के ही नियंत्रण में होती। ऐसा खूंखार और ताकतवर आदमी शिखा दीदी की नज़रों में एक बेकार सी बिल्ली बनकर रह गया था। शिखा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शिवा और हर्षद क्या सोच रहे हैं, और उसने कहा, मैं इस बार हालात को इसलिए पलट पाई क्योंकि शिवा ने एक मददगार को मेरी मदद के लिए बुलाया, और साथ ही मुझे अपने स्वर्गवासी पिता का भी शुक्रिया अदा करना है। मुझे स्वर्ग में उनकी आत्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मेरी रक्षा की। ये कहते हुए शिखा ने अपना सामान समेटने और अपने बहुत पहले गुजर चुके पिता को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने की तैयारी शुरू कर दी। शिखा का अपने पूर्वजों की पूजा करने का तरीका बहुत ही खास है। जब दूसरे लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं तो वे तस्वीरें, स्मारक पट्टियां और दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं, फिर कुछ फल और मिठाइयां रखते हैं, अगरबत्ती और मोमबत्तियां जलाते हैं और माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं। शिखा ने मेज़ पर एक हाथ से चलने वाली जूता सिलने की मशीन रखी, उसके सामने एक छोटा सा टूटा हुआ धूपदान रखा और अगरबत्ती जलाकर अपने छोटे भाई शिवा के साथ पूजा की। एक बाहरी इंसान के तौर पर हर्षद ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शिवा के पिता का जवानी में ही निधन हो गया था और उनकी एक भी तस्वीर पीछे नहीं बची थी। केवल ये हाथ से चलने वाली जूता सिलने की मशीन बची थी जिसने कभी उनके परिवार का पेट पाला था। शिखा ने पूरे मन से प्रार्थना की, अपने स्वर्गवासी पिता से अपने छोटे भाई और बेटी की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगा, और अंत में खुद के लिए भी आशीर्वाद मांगा ताकि वह आपदाओं और मुश्किलों से मुक्त रह सके और जल्दी से अपने छोटे भाई के लिए एक पत्नी ढूंढ सके और फिर सिंह परिवार का वंश आगे बढ़ सके। शिवा ने बस यूं ही बिना मन के अगरबत्ती जलाए और हाथ जोड़कर 3 बार माथा टेका। शिखा इस बात से बहुत असंतुष्ट थी और उसने अपने छोटे भाई को सच्चे मन से पूजा न करने के लिए डांटा। तब शिवा ने कहा कि उसके स्वर्गवासी पिता को अगरबत्ती और मोमबत्तियां खाना पसंद नहीं था, बल्कि उन्हें शराब पीना पसंद था। वह किसी और दिन उनके लिए कुछ अच्छी शराब लाएगा और उन्हें चढ़ाएगा। अपने स्वर्गवासी पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद शिखा बबली की देखभाल करने और उसे सुलाने के लिए वापस कमरे में चली गई, जबकि शिवा बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा, आलस में सलीके से मुड़ी हुई रजाई के सहारे टिक गया। एक सिगरेट निकाली, उसे बाहर की तरफ झटका और हर्षद को दे दी। हर्षद ने जल्दी से सिर झुकाया और आगे बढ़कर दोनों हाथों से वह सिगरेट ले ली। शिवा ने सिगरेट अपने मुंह में रखी, लेकिन इससे पहले कि वह माचिस निकाल पाता, हर्षद ने पहले ही उसके लिए माचिस जला दी थी और झुककर उसकी सिगरेट जला दी। एक संतोषजनक कश लेने से पहले शिवा ने हर्षद का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके हाथ को थपथपाया। हर्षद ने एक सिगरेट ली, उसे सूंघा, लेकिन उसे जलाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने उसे अपने कान के पीछे फंसा लिया और फिर सम्मान के साथ अपने बगल वाले व्यक्ति की सेवा में लग गया। हर्षद के लिए आज जो भी हुआ था वह बहुत ही चौंकाने वाला था। सच कहूं तो जब हर्षद पहली बार शिवा से मिला था तो उसे लगा था कि शिवा बस एक आम व्यापारी है जिसका अपना एक कारखाना है। जब मैंने हचिसन गिरोह के दाढ़ी वाले रंगा के नेतृत्व वाले गुंडों को काबू करने में शिवा की मदद की थी, तब मैंने शिवा की चालाकी और उसके बेरहम तरीकों को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन आज हर्षद ने शिवा के हैरान कर देने वाले संपर्कों को देखा था। यशवंत को जानना, रणविजय को जानना, ये दोनों बड़े लोग, अगर वे उनमें से किसी एक से भी भिड़ जाएं तो अपने पैरों की एक थाप से पूरी मुंबई को हिला सकते हैं। लेकिन आज वे दोनों शिवा को लोगों को बचाने में मदद करने के लिए आए थे। केवल यही बात हर्षद को शिवा को एक नए सम्मान की नज़रों से देखने के लिए मजबूर करने के लिए काफ़ी है। इतना ही नहीं, हर्षद ने शिवा को लंगड़े बलवंत यानी बलवंत भाई पर गुस्से में चिल्लाते हुए भी देखा था। बलवंत भाई कौन है? एकता गैंग का मौजूदा सबसे बड़ा बॉस, बेरहम और खूंखार, जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकते हैं। फिर भी इस खूंखार दिखने वाले आदमी को शिवा ने पूरी तरह से डांट फटकार लगाई थी। उस समय हर्षद इत्तेफाक से सिगरेट पीने के लिए गाड़ी से बाहर चला गया था। वह छुपकर एक तरफ खड़ा था, लेकिन वह सब कुछ साफ साफ सुन सकता था। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उस पल हर्षद को कितना बड़ा झटका लगा होगा। ये सच में उसके होश उड़ा देने वाला था। शिवा ने हर्षद की तरफ देखा और अपनी सिगरेट की राख को एक लय में झाड़ते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हर्षद ने बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका, मुझे बहुत खेद है शिवा बाबू, आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है।
अप्रत्याशित रूप से हर्षद ने खुद ही आगे बढ़कर माफी मांगी और शिवा अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, इसमें खुद को दोष देने वाली कोई बात नहीं है। तुमने पहले ही अपना काम कर दिया है। इसके अलावा मेरे पास अभी भी 2 काम हैं जिनमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वह क्या है? अगर मैं कर सकता हूं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शिवा अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए हुए अपनी छोटी उंगली से अपनी भौहें खुजलाते हुए बोला, पहला काम बहुत ही आसान है। मैं घर बदलने की सोच रहा हूं और मुझे एक घर खोजना है। बेहतर होगा कि कोलाबा में सेंट पॉल्स विद्यालय के पास कोई चौल मिल जाए। क्या तुम मेरे लिए कोई घर देख सकते हो? तुम एक वकील हो, इसलिए तुम मेरे लिए ट्रांसफ़र फीस और किराए जैसी चीज़ें संभाल सकते हो। आजकल घर किराए पर लेना बहुत ही बारीकी वाला काम है। मुंबई के निवासियों के रहने की स्थिति को आसान बनाने की कोशिश में ब्रिटिश सरकार ने अधिकतम किराए की सीमा तय कर दी है। हालांकि पैसे कमाने के लिए कई मकान मालिकों ने एक अनोखा तरीका निकाल लिया है, ट्रांसफ़र फीस। अक्सर 1000 वर्ग फुट के घर का किराया बहुत ज़्यादा नहीं होता है, साल का केवल 7 या 8 हज़ार रुपये, लेकिन ट्रांसफ़र फीस 10,000 में हो सकती है। शिवा इस बात की चिंता नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये काम हर्षद को सौंप दिया, जो एक वकील था और अनुबंधों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सबसे अच्छी तरह जानता था। ये सुनकर हर्षद ने तुरंत अपना सीना थपथपाया और गारंटी दी कि यह काम 3 दिनों के भीतर हो जाएगा। फिर उसने शिवा से पूछा कि क्या वह केवल किराए पर ले रहा है और उसने खरीदने के बारे में नहीं सोचा है। शिवा ने जवाब दिया कि अगर उसे कोई सही संपत्ति मिल जाती है तो वह उसे खरीदने के लिए भी तैयार है और पूरे पैसे एक साथ नकद दे देगा। इससे हर्षद का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। और जहां तक दूसरे काम की बात है, शिवा ने एक पल के लिए सोचा। उसके होठों पर सिगरेट लटक रही थी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। एक आवाज़ आई, शिवा बाबू, क्या आप अंदर हैं? मैं गज्जू हूँ, इंस्पेक्टर यशवंत का एक आदमी। यशवंत साहब पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास समय है। वह आपको देर रात के खाने के लिए मध्य मुंबई गोदी में बुलाना चाहते हैं। शिवा हंसा, अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े हुए हर्षद की ओर इशारा किया और बोला, दूसरा काम यह है कि मेरे साथ मध्य मुंबई गोदी चलो, एक नाटक देखते हैं और साथ ही देर रात का खाना भी खाते हैं। मध्य मुंबई की खाड़ी अभी भी जगमगा रही थी और वहां काफ़ी चहल पहल थी। दूर से ही शिवा सिंह को उस आलीशान नाव से आती हुई सुरीली धुनें सुनाई दे रही थीं। हर्षद हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़े शिवा के पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसने अपने काले चश्मे को ठीक किया और बीच बीच में सजी धजी आलीशान नावों की कतार को ध्यान से देखने लगा। वह एक गरीब परिवार से था और वकील बनने की परीक्षा पास करने के लिए उसने बहुत कष्ट सहे थे। उसे लगा था कि वकील बनने के बाद वह अपना नाम कमा लेगा, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि एक सफल वकील बनने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। वकीलों के भी अलग अलग दर्जे होते हैं। सबसे निचले दर्जे के वकील किसी आम मजदूर से कम नहीं होते। वे इतना पैसा नहीं कमा पाते और उन्हें कभी ऐसी रईस जगह पर आने का मौका नहीं मिलता। शिवा ने जल्द ही पहचानी हुई एमरल्ड फ्लावर नाव को ढूंढ लिया। अगर उसे सही से याद था तो पिछली बार विजय बाबू ने उसे इसी नाव पर शराब पीने के लिए बुलाया था। ऐसा लग रहा था कि यशवंत इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने खाने के लिए यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह चुनी थी। पहले की तरह आलीशान नाव पर पहुंचते ही कुछ औरतें खास मेहमानों का स्वागत करने और उनकी मदद करने के लिए नीचे आईं। शिवा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हर्षद बहुत संकोच के साथ पीछे हट गया। उसमें अपने बगल वाली औरत को देखने की हिम्मत भी नहीं थी। औरत ने हंसते हुए हर्षद का हाथ पकड़ा और उसे उस बड़ी नाव पर चढ़ने में मदद की। जब शिवा तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने तुरंत मुख्य इंस्पेक्टर यशवंत को अपना इंतजार करते हुए देखा। यशवंत ने तुरंत मुस्कुराते हुए शिवा का स्वागत किया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बोला, शिवा बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे चिंता थी कि इतनी रात गए आप मेरा न्योता कबूल नहीं करेंगे। शिवा ने अपने सूट का कोट उतारा, अपनी जेब से विदेशी सिगरेट का एक पैकेट निकाला और फिर सेवा कर रही लड़की को कोट देते हुए मुस्कुराकर बोला, यशवंत साहब, आप बहुत मेहरबान हैं। क्या हम खाना शुरू करें? मुझे ये बहुत पसंद है। ये कहने के बाद शिवा ने एक कुर्सी खींची, बैठ गया, एक सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में रखा और सिगरेट के पैकेट को लापरवाही से मेज़ पर उछाल दिया। यशवंत जोर से हंसा, उसने जोर से तालियां बजाईं और कहा, दावत शुरू की जाए। कुछ ही देर बाद कई नौकर खाना और शराब ले आए और उसी समय एक पारंपरिक कसीदाकारी वाली ड्रेस पहने हुए एक बेहद खूबसूरत औरत अपने हाथों में सितार लिए बड़े ही नज़ाकत से आगे आई। शिवा ने अपने दोनों हाथों से सिगरेट जलाई, कसीदाकारी वाली ड्रेस पहने उस सितार बजाने वाली औरत की तरफ देखा। उसे लगा कि वह जानी पहचानी है और ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह मशहूर गायिका सुरीली थी, जिससे वह पहले भी 2 बार मिल चुका था। आज रात सुरीली ने सुर्ख लाल गुलाब के रंग की कसीदाकारी वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे पैरों पर पतले मोजे थे, उसके बालों का एक हल्का तिरछा जूड़ा बना हुआ था।
उसकी बादाम जैसी आंखें और गुलाबी गाल, उसके चेरी जैसे लाल होंठ बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लग रहे थे, जो एक शास्त्रीय सुंदरता की झलक दे रहे थे। इस सुंदरता को देखकर शिवा की शांति के मुकाबले हर्षद थोड़ा घबराया हुआ और बेचैन था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहली बार इतनी खूबसूरत औरत को देखा था और उसे लग रहा था जैसे सुरीली किसी तस्वीर से निकलकर बाहर आ गई हो। जब सुरीली ने उसकी तरफ देखा तो हर्षद ने, जो अपने ब्रीफकेस को कसकर पकड़े हुए था, जल्दी से अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके अपने बीच से बनते हुए बालों को ठीक करने की कोशिश की। सुरीली वैसे तो अपना सितार लिए बड़ी नज़ाकत से चल रही थी और एक शांत और खूबसूरत गायिका का रूप अपनाए हुए थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो हर्षद को अपनी तरफ पागलों की तरह घूरते हुए पाया। घूरना तो दूर की बात है, वह तो अपने हाथों से अपने बालों को दोनों तरफ तेजी से संवारने लगा, जिससे वह अपनी मूंछें हिलाने वाले किसी कीड़े जैसा लग रहा था। ये देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। वह सच में मुझे देखकर मुस्कुराए। हर्षद को लगा जैसे आसमान गिर गया हो और ज़मीन फट गई हो और वह पूरी तरह से सुध बुध खो बैठा था। हंसने के बाद सुरीली को एहसास हुआ कि उसने बदतमीजी कर दी है और उसने जल्दी से शिवा की ओर देखा। हालांकि शिवा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए हुए उसकी तरफ सिर हिलाया, मानो उसे नमस्ते कह रहा हो। यशवंत, जो किनारे से ये सब देख रहा था, उसे पूरी स्थिति साफ समझ आ रही थी। वह शुरुआत में सुरीली को डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने सुरीली और शिवा को एक दूसरे की तरफ देखते और एक दूसरे को पहचानते हुए देखा तो उसने तुरंत अपना मन बना लिया। शिवा बाबू, आपको किस तरह का संगीत पसंद है? शायद यह आपके लिए कोई धुन बजा सके। यशवंत ने एक कुर्सी खींची और शिवा के बगल में बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। मुझे इस बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए कृपया यशवंत साहब ही बताएं। तो फिर उसे स्प्रिंग व्हाइट स्नो बजाने दीजिए। मुझे ये धुन बहुत पसंद है। जिंदगी की तरह ही हमें हमेशा सकारात्मक और खुशमिजाज रहना चाहिए। इस संगीत को सुनने से सारी कड़वाहट दूर हो सकती है। शिवा जानता था कि यशवंत की बातों में कोई गहरा मतलब छुपा है, लेकिन उसने इस बात को उठाया नहीं। इसके बजाय उसने हर्षद की ओर मुड़कर देखा, जो वहां एक डंडे की तरह खड़ा था, और कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। हर्षद एक पल के लिए झिझका। उसे हैरानी थी कि वह भी इस मेज पर बैठने के लायक था। यशवंत ने हर्षद की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, कृपया बैठ जाए। तब हर्षद ने अपनी हिम्मत जुटाई, ब्रीफकेस को एक तरफ रखा, एक कुर्सी ढूंढी और सीधा होकर बैठ गया। इसी समय सुरीली ने अपने सितार के तार मिलाए और स्प्रिंग व्हाइट स्नो बजाना शुरू कर दिया। सितार की सुरीली आवाज़ किसी बहते हुए झरने की तरह मीठी और दिल को छू लेने वाली थी। यशवंत ने हर्षद की तरफ देखा, जो अब बैठ चुका था, और पूछा, क्या मैं आपका नाम और आपका पेशा जान सकता हूँ? शिवा ने अपनी चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और ऊपर देखते हुए कहा, इसका नाम हर्षद है और यह एक बहुत बड़ा वकील है। क्या वकील? शब्द सुनकर यशवंत चौंक गया और सोचने लगा कि क्या शिवा ये सब जानबूझकर कर रहा है। पिछली बार शिवा ने प्रताप सिंह नाम का एक महान वकील होने का नाटक करके उसे काफ़ी बेवकूफ़ बनाया था। शिवा यशवंत के चेहरे के भाव देखकर ही समझ गया कि वह क्या सोच रहा है। इसके वकील होने में कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। यशवंत ने जल्दी से कहा, मुझे कोई शक नहीं है। आइए पहले शराब पीते हैं। यशवंत ने शिवा के साथ जाम टकराने के लिए अपना गिलास उठाया। शिवा ने अपना शराब का गिलास नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपनी चाय का प्याला उठाया और थोड़ी सी चाय एस्ट्रे में डाल दी। फिर उसने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में झटकारा और उसके बाद धीरे से अपना शराब का गिलास उठाते हुए यशवंत की तरफ तिरछी नज़र से देखकर बोला, मुझे हैरानी है कि इस शराब में ऐसा क्या खास है। यशवंत हंसा, इसे माफ़ी की शराब समझ लीजिए। माफ़ी कौन मांगेगा, क्या आप या कोई और? शिवा ने धीरे से अपना शराब का गिलास घुमाया, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। यशवंत एक पल के लिए रुका, फिर अपने गिलास की शराब एक ही घूंट में पी गया और बोला, कोई उसे यहाँ ऊपर ले आओ। फिर 4 लोग 2 स्ट्रेचर उठाकर ऊपर लाए, जिनमें से हर एक पर एक व्यक्ति लेटा था। एक था कोलाबा का इंस्पेक्टर प्रकाश और दूसरी एक औरत थी। उन दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे और सूजन आ गई थी। वे बहुत ही दयनीय हालत में दिख रहे थे। प्रकाश बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी पत्नी सुनैना उससे भी ज्यादा घायल थी। हालांकि प्रकाश ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पत्नी के लिए सालों से मन में दबाई हुई अपनी सारी नफरत निकाल दी थी और सुनैना को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। देखिए शिवा बाबू, इंस्पेक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी ठीक आपके सामने हैं। यही वो लोग हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैं तो बस एक बिचौलिया हूँ। कृपया मेरी थोड़ी लाज रख लीजिए। शिवा ने स्ट्रेचर पर पड़े अधमरे प्रकाश और उसकी पत्नी की तरफ देखा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यशवंत साहब इतने फिक्रमंद होंगे। पहले मैंने आपसे मदद मांगी थी और अब आप पलटकर किसी और के तरफदार बन गए हैं। यशवंत ने अपने लिए एक और गिलास शराब डाली और उसे एक ही घूंट में पी गया।
फिर उसने अपने लिए एक और गिलास भरा, कुछ नहीं कहा और उसे भी एक ही सांस में गटक गया। 3 गिलास शराब पीने के बाद यशवंत ने शराब की गंध वाली एक सांस छोड़ी और पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शिवा समझ गया कि माफ़ी मांगने के तौर पर खुद को सज़ा देने के लिए 3 गिलास शराब पीना इसी को कहते हैं। यशवंत साहब की शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है, जो तारीफ के काबिल है। शिवा ने अपनी सिगरेट पकड़े हुए हल्के से तालियां बजाते हुए कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लोगों को शराब पीते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वर्गवासी पिता ने मुझे चेतावनी दी थी कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, खासकर तब जब आपका मूड खराब हो। ये न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपके दिल को भी चोट पहुंचाता है। यशवंत जानता था कि अब उसे अपना आखिरी दांव चलना होगा, इसलिए उसने तालियां बजाईं और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी गज्जू तुरंत एक चमड़े का सूटकेस ले आया। खट, सूटकेस खुल गया। अंदर नोटों की गड्डियां सलीके से रखी हुई थीं। 5 लाख। मुझे हैरानी है कि क्या शिवा बाबू अभी भी दुखी हैं। शिवा ने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई। दुख क्या होता है? जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुश रहना।